नमस्कार ब्लू एफएम फैमिली। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आता है नई उम्मीदों के साथ, लेकिन इस बार ब्लू एफएम लेकर आया है एक नई क्रांति। आज नए साल के इस खास मौके पर मेरी तरफ से पूरी ब्लू एफएम फैमिली के लिए एक बहुत ही खास तोहफा। ये है ब्लू एफएम ऐप। जी हाँ दोस्तों, अब ब्लू एफएम सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं रहा। अब हमारा अपना ऐप है, हमारा अपना ठिकाना। अब आपकी पसंदीदा कहानियां हमेशा आपके जेब में रहेंगी। इस ऐप में आपको मिलेंगी एक्सक्लूसिव ऑडियो बुक्स जो आपको किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेंगी। थ्रिलर, रोमांस, इमोशनल, मिस्ट्री, ड्रामा, हर कैटेगरी की प्रीमियम कहानियां अब सिर्फ ब्लू एफएम ऐप पर। यह ऐप हमने बनाया है आपके बेहतर लिसनिंग एक्सपीरियंस के लिए, जहां हर आवाज सीधे रूह तक पहुंचती है। तो इंतजार किस बात का? नए साल की शुरुआत एक नई कहानी के साथ कीजिए। अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ब्लू एफएम ऐप डाउनलोड करें और जुड़ जाइए हमारे इस नए और बड़े सफर के साथ। हैप्पी न्यू ईयर एक बार फिर। चलिए ब्लू एफएम ऐप पर मिलते हैं। एक लड़का था जिसने अपनी पत्नी की खुशी के लिए अपनी पहचान तक भुला दी थी। वो हर दिन घर के काम करता था, खाना बनाता था, कपड़े धोता था और बिना किसी शिकायत के अपनी पूरी जिंदगी उसी के नाम कर चुका था। 5 साल तक उसने यही सोचा कि शायद एक दिन उसे भी सच्चा प्यार मिलेगा, लेकिन जिसे उसने अपनी पूरी दुनिया मान लिया था वही उसे नजरअंदाज करती रही। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी, अपने पुराने रिश्तों के साथ बाहर घूमती थी और उसके बलिदान की उसे कोई परवाह नहीं थी। जब ये सब उस लड़के ने अपनी आंखों से देखा तो उस पल उसका सिर्फ दिल ही नहीं टूटा, बल्कि उसके अंदर दबा हुआ इंसान भी जाग गया। वो लड़का जिसे सब एक साधारण घर जमाई समझते थे, अब फिर से अपनी असली पहचान में लौट आया। उसका नाम था विवान मेहता। लेकिन उसकी पत्नी को यह नहीं पता था कि विवान कोई आम इंसान नहीं है। उसकी माँ देश की सबसे बड़ी बिजनेस टाइकून है जो अरबों की इंडस्ट्री की मालकिन है, और विवान उनका इकलौता बेटा है। अब सवाल ये नहीं है कि विवान क्या करेगा, सवाल ये है कि उसका पलटवार कितना बड़ा और कितना खतरनाक होगा। ये जानने के लिए देखिए करोड़पति घर जमाई का पलटवार। हनी, समर मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। वो बीमार है और मुझे उसकी देखभाल करने जाना होगा। हो सकता है मैं आज रात वापस ना आ पाऊं, इसलिए मेरा इंतजार मत करना। आधी रात अस्पताल के वार्ड में विवान मेहता को अपनी पत्नी अन्विता वर्मा द्वारा 5 घंटे पहले भेजे गए फेसबुक मैसेज को देखकर कड़वाहट का एहसास हुआ। विवान और अन्विता की शादी को 5 साल हो गए हैं और आज उनकी शादी की 5वीं सालगिरह है। अन्विता के अनुरोध पर उन्होंने एक रेस्तरां बुक किया और जश्न मनाने के लिए अपने सभी दोस्तों को आमंत्रित किया। समूह ने पूरे 2 घंटे इंतजार किया, लेकिन अन्विता फिर भी नहीं दिखी। इस दौरान विवान ने अन्विता को कई बार फोन किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। जब डिनर पार्टी खत्म हुई और विवान अपने दोस्तों को विदा करने में कामयाब हो गया, तब अन्विता ने उसे यह संदेश भेजा। विवान गुस्से में था, क्योंकि इस महीने में यह चौथी बार था जब अन्विता उसे मिलने नहीं आई थी, और हर बार इसकी वजह समर नाम का वह आदमी होता था। पहली बार ऐसा तब हुआ जब समर के व्यवसाय में कोई समस्या आ गई और उसे समर के साथ ग्राहक को समस्या समझाने के लिए जाना पड़ा। दूसरी बार ऐसा तब हुआ जब ब्रेकअप के बाद समर का दिल टूट गया था। वह एक बार में शराब पी रहा था, झगड़े में पड़ गया और अंत में पुलिस स्टेशन पहुंच गया। तीसरी बार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि समर ट्रूथ और डेयर का खेल हार गया था, इसलिए उसने उससे मदद मांगी और दोनों ने एक साथ टोस्ट भी किया। इस बार तो इसकी वजह समर की बीमारी है। ऐसा लगता है कि अन्विता समर से जुड़ी किसी भी बात को लेकर विशेष रूप से चिंतित है। पहले विवान को समझ नहीं आया था, लेकिन आज रात उसे अन्विता और समर के रिश्ते के बारे में सच्चाई उसकी सबसे अच्छी दोस्त से पता चली। समर, अन्विता का बॉयफ्रेंड, जब वह यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, दोनों ने 4 साल तक डेट किया, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद उनका ब्रेकअप हो गया। इसका कारण यह था कि समर ने विदेश में पढ़ाई करने का विकल्प चुना था, लेकिन अन्विता इससे सहमत नहीं थी, इसलिए समर के पास उससे संबंध तोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तब से समर अन्विता का आदर्श पुरुष बन गया। उनके ब्रेकअप के ठीक 1 महीने बाद विवान फिर से सामने आया और पहली ही नजर में अन्विता के प्यार में पड़ गया। उसने 3 महीने तक अन्विता का पीछा किया
और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और वह अपनी प्रेमिका का दिल जीतने में सफल रहा। लेकिन अन्विता को यह नहीं पता था कि विवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसकी मां फाइनेंस की दिग्गज थी, जिसने उसके बचपन में ही उसकी शादी तय कर दी थी। अन्विता के साथ रहने के लिए उसका अपनी मां से झगड़ा हो गया। तब से उसकी मां ने उससे कभी संपर्क नहीं किया और उसे आर्थिक सहायता देना भी बंद कर दिया है। विवान को इस बात का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि वह अपने विवाह के 5 वर्षों के दौरान बहुत खुश था। हालांकि अन्विता की मनमानी के कारण उसे अपनी नौकरी छोड़ने और अन्विता का पूर्णकालिक ड्राइवर और पति बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि उसके ससुर उसे आश्रित पुरुष समझते थे, उसे नीचा दिखाते थे और हर बार उसका मजाक उड़ाते थे। यहां तक कि जानबूझकर उसे निशाना बनाते थे और उसे शर्मिंदा करते थे। लेकिन विवान को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। जब तक अन्विता खुश है, वह कुछ भी देने और कुछ भी सहने को तैयार है। शुरू में दोनों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे, लेकिन महज 1 महीने पहले समर भारत लौट आया। यह खबर सुनकर अन्विता उसे लेने के लिए एयरपोर्ट तक गई। उस दिन अन्विता ने काफी शराब पी ली थी और विवान उसे लेने के लिए गाड़ी चला कर गया। घर लौटने के बाद अन्विता ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और काफी देर तक रोती रही। उस दिन विवान ने समर को लौटने के बाद पहली और एकमात्र बार देखा था। समर आकर्षक और हंसमुख है। अन्विता ने एक बार कहा था कि समर उनके विश्वविद्यालय के समय का सबसे लोकप्रिय लड़का था और उसके कई चाहने वाले और महिला प्रशंसक थीं। विवान ने बस मुस्कुरा दिया और इस बात को दिल पर नहीं लिया। आखिरकार यह बात उसके लिए अप्रासंगिक थी। लेकिन किसने सोचा होगा कि जिस व्यक्ति को वह 1 महीने पहले तक अपना असंबंधित समझता था, वही उनके वैवाहिक जीवन में अनबन पैदा करने वाले दोषियों में से एक होगा। रात के खाने के बाद विवान ने एक दोस्त के माध्यम से समर की संपर्क जानकारी प्राप्त की। उसने अन्विता से सीधे संपर्क करने पर विचार किया, लेकिन संदेश भेजने के बाद अन्विता का फोन बंद हो गया। जब उसने समर का नंबर डायल किया तो समर ने उसे बताया कि अन्विता नहा रही है और वह उस रात उसके घर पर ही रुकेगी, इसलिए उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। विवान गुस्से में था। फोन पर उसने गुस्से में समर के व्यवहार की निंदा करते हुए उसे एक तीसरा व्यक्ति बताया जिसने उनके वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप किया। लेकिन समर ने कहा कि जिसे प्यार नहीं मिलता वही रखैल होती है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। विवान टूट गया। उसने अन्विता को ढूंढने के लिए बेताब होकर तलाशी अभियान चलाया, लेकिन रास्ते में एक कार दुर्घटना का शिकार हो गया। सौभाग्य से उसे केवल मामूली मोच और खरोंचें ही आईं। फिर भी उसे अस्पताल ले जाया गया। उसे अब तक अस्पताल में निगरानी के लिए रखा गया है। खांसना। जैसे ही डॉक्टर ने उसे बताया कि कोई गंभीर समस्या नहीं है और उसे छुट्टी दी जा सकती है, विवान को फेसबुक पर समर से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली। फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने के बाद समर ने तुरंत अन्विता की 3 तस्वीरें भेजी। पहली तस्वीर में अन्विता की आंखें नशे से धुंधली हैं और उसकी निगाहों में एक गहरी लालसा झलक रही है। दूसरी तस्वीर में अन्विता ने होटल का बाथरोब पहना हुआ है और वाइन का गिलास इस तरह पकड़े हुए है जैसे वह टोस्ट करने वाली हो। तीसरी तस्वीर में अन्विता बिस्तर पर आंखें बंद करके लेटी हुई है, मानो गहरी नींद में सो रही हो। हालांकि उसने कंबल ओढ़ा हुआ है, लेकिन उसके कंधे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तस्वीरें देखने के बाद विवान को ऐसा लगा जैसे उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया हो और उसे इतना दर्द हो रहा था कि वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह लगभग गिर ही गया। संदेश भेजने की कोशिश करते समय उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन समर ने तीनों तस्वीरें डिलीट कर दी। जब विवान ने संदेश भेजा तो चैट बॉक्स में एक लाल विस्मय चिन्ह दिखाई दिया। इस समय विवान अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ था। वह अस्पताल से बाहर निकला तो देखा कि बाहर बारिश शुरू हो गई थी। टैक्सी लेने के बजाय वह बारिश में भीगते हुए वापस उस वैवाहिक घर तक पैदल गया जहां वह अन्विता के साथ रहता था। वह घर जहां उन्होंने एक साथ 5 साल बिताए थे। वह बालकनी पर खड़ा होकर अंतहीन अंधेरे को देखता रहा और एक के बाद एक सिगरेट पीता रहा। मेरे मन में बचपन से लेकर वयस्कता तक की तस्वीरें बार बार घूमती रहीं। उन दृश्यों में सुंदरता, मधुरता, भोलापन, उत्साह, खुशी के साथ साथ दर्द और निराशा भी समाहित है। मैं इतना नीच क्यों हूं? इतना दयनीय क्यों हूं? मैं पहले ऐसा नहीं था। मैंने खुद को खोना कब शुरू किया? मुझे कब से चिंता होने लगी और चीजें खोने का डर कब से लगने लगा? नहीं, यह मैं नहीं हूं। मैं अब इस तरह और नहीं जी सकता। उस क्षण विवान को कुछ समझ में आ गया
और उसकी उदास आंखों में आशा की एक किरण चमक उठी। उसने गहरी सांस ली, मुड़ा और वापस अपने कमरे में गया, कपड़े बदले और सीधे बाथरूम की ओर चल दिया। 10 मिनट बाद वह लिविंग रूम में लौटा और अपनी मां के मोबाइल फोन नंबर पर डायल किया, जिस पर उसने 5 साल से संपर्क नहीं किया था। कॉल कनेक्ट होने के बाद विवान ने कड़वी हंसी हंसते हुए बेहद कर्कश आवाज में कहा, मां, आप उस समय सही थीं, मैं बहुत भोला था, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो। फोन के दूसरी तरफ से काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। 2 मिनट बाद रिसीवर से उसकी मां की मधुर आवाज सुनाई दी, अगर रोना चाहते हो तो रो लो, मां तुम पर नहीं हंसेगी। मां। यह सुनकर विवान खुद को रोक नहीं पाया। उसने ऊपर देखा, अपना चेहरा ढेंक लिया और फूट फूट कर रोने लगा। वह बहुत दुखी होकर रोया, वह निराशा से रोया। इस पूरे समय मां चुप रही, बस चुपचाप सुनती रही। विवान का रोना धीरे धीरे कम होने के बाद ही उसकी मां की आवाज दोबारा सुनाई दी, विवान, मैं पिछले 5 सालों में तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूं, जिसमें पिछला महीना और आज जो कुछ भी हुआ सब कुछ शामिल है। पिछले 5 सालों में तुमने बहुत कष्ट झेला है, लेकिन मां न तो तुमसे सहानुभूति दिखाएगी और न ही तुम्हें दिलासा देगी, क्योंकि तुमने यह सब खुद ही किया है। मेरे बेटे के रूप में मैं नहीं चाहती कि तुम एक निकम्मे इंसान बनो जिसे धमकाया जाता है और जो पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं करता। मैं तुम्हारी माफी स्वीकार नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हें अपने कार्यों से माफी मांगने का मौका दे सकती हूं। जिस साल तुम्हारी शादी हुई, उसी साल मैंने इंदौर में एक शाखा स्थापित की और यह शाखा गुपचुप तरीके से वर्मा परिवार के व्यवसायों का समर्थन कर रही है। पिछले 5 वर्षों में वर्मा परिवार का भरण पोषण करने के प्रयास में मुझे काफी नुकसान उठाना पड़ा है। एक व्यवसायी महिला होने के नाते मैं घाटे में व्यापार नहीं करती, इसलिए मैं तुम्हें अपने पिछले सभी नुकसानों की भरपाई करने के लिए 1 साल का समय दे रही हूं। इसमें मेरे प्यारे बेटे के साथ हुआ अन्याय भी शामिल है। चाहे अन्विता हो या वर्मा परिवार, मैं उन्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। अगर तुम यह कर सकते हो तो मैं तुम्हें अब भी अपना बेटा मानूंगी। अगर नहीं कर सकते तो मुझसे दोबारा संपर्क मत करना। उसकी मां की आवाज शांत रही, लेकिन विवान उनके शब्दों में उनके अपार क्रोध को महसूस कर सकता था। विवान ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मां, चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हें फिर से निराश नहीं करूंगा। ठीक है, मैं इंदौर शाखा के प्रमुख से तुरंत तुमसे संपर्क करने की व्यवस्था करूंगी। आज से तुम शाखा के प्रमुख हो। मां के बोलने के बाद उसने फोन काट दिया। यही उनका काम करने का तरीका है। वह जो भी करती हैं उसमें निर्णायक और कुशल होती हैं। मैं खूब रोया। अपनी मां के साथ विवाद सुलझने के बाद विवान को काफी बेहतर महसूस हुआ। दबी हुई भावनाएं काफी हद तक शांत हो गई थीं। उसने खिड़की से बाहर देखा और देखते ही देखते भोर हो गई। जब अंधेरा छंटता है तो अंततः भोर हो उठती है। विनम्रता और अपमान बीते जमाने की बात हो गई है। इसी क्षण विवान का पुनर्जन्म हुआ। सुबह के 9:09 बज रहे थे। अन्विता वापस आ गई है। समर ने उसे वापस लाने में मदद की। दोनों के कपड़े अस्त व्यस्त थे, मानो उन्हें अभी भी हैंगओवर हो। अन्विता, जिसकी मदद की जा रही थी, अभी भी अपनी कनपटी मल रही थी। अन्विता ने विवान को सोफे पर बैठे हुए नहीं देखा। समर ने ही सबसे पहले इसकी खोज की थी। जब समर ने देखा कि विवान की निगाहें उस पर टिकी हुई हैं, तो उसने अनजाने में अन्विता की कमर पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। उसने विवान को एक स्वाभाविक मुस्कान दी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें उपहास का भाव झलक रहा था। फिर वह और करीब आया और अन्विता के कान में फुसफुसाया, अन्वी देखो। अन्विता ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। उसकी शांत निगाहें विवान पर टिक गईं। वो तुम इतनी जल्दी उठ गए। उसमें अपराधबोध का जरा भी अंश नहीं था, न ही माफी का कोई संकेत था। अन्विता की आंखें शांत थीं। विवान के कुछ बोलने से पहले ही उसने कहा, मेरे सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है, मेरे लिए हैंगओवर का सूप बना दो। विवान के कुछ बोलने से पहले ही समर ने अचानक कहा, अन्वी, तुम आराम करो, मैं अब वापस जा रहा हूं। इतना कहकर वह जाने के लिए मुड़ गया, लेकिन अन्विता ने हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई पकड़ ली। तुमने कल रात काफी शराब पी ली थी, हैंगओवर सूप पीकर जाने में अभी देर नहीं हुई है। क्या यह एक बुरा विचार नहीं है? समर ने यह कहा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से बाहर कदम रखने वाला था, वह अचानक रुक गया। उसने सोफे पर चुपचाप बैठे विवान की ओर एक नजर डाली और एक अजीब सी मुस्कान दी। लगता है तुम्हारा पति बुरे मूड में है। अगर मैं यहीं रुका रहा तो कहीं वो गलत न समझ ले। यह सुनकर अन्विता ने एक बार फिर विवान की ओर देखा। उसके चेहरे पर कुछ अधीरता झलक रही थी और उसकी आवाज कुछ सख्त हो गई थी। विवान, क्या तुम बहरे हो?
मैंने तुमसे हैंगओवर का सूप बनाने को कहा था, क्या तुमने सुना नहीं? अन्विता ने भौहें चढ़ाई। विवान की अवज्ञा उसे कुछ हद तक परेशान कर रही थी। आपको पता होना चाहिए कि विवान बिना किसी सवाल के उसकी हर बात सुनता था, लेकिन आज वह इतना असंवेदनशील था कि उसकी वजह से उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ी। उसके बगल में खड़े समर ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उसके होठों पर एक नन्ही सी मुस्कान आ गई। वह विवान को ध्यान से देख रहा था, मानो उसे यह जानने की बहुत उत्सुकता हो कि विवान कैसी प्रतिक्रिया देगा। विवान ने उन दोनों पर एक नजर डाली और उदासीनता से कहा, क्या तुम्हारे पास हाथ नहीं है? अन्विता स्तब्ध रह गई, समर भी स्तब्ध रह गया। उनमें से किसी को भी विवान से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी, जैसे कि उसे शक हो रहा हो कि उसने कुछ गलत सुना है। अन्विता ने खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, क्या आपने क्या कहा? आप बरा हैं? विवान ने मेज पर रखा सिगरेट का डिब्बा उठाया, उसमें से एक सिगरेट निकाली और उसे जला लिया। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे धुएं का एक बादल छोड़ते हुए ठंडे स्वर में कहा, मैंने कहा, क्या तुम्हारे पास हाथ नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लिए हैंगओवर का सूप बनाने के लायक हो? अपनी भावनाओं को दबाने के उनके तमाम प्रयासों के बावजूद आवाज में अचानक हुई वृद्धि ने उनके गुस्से को उजागर कर दिया। अन्विता एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। ऐसा लग रहा था कि वह विवान के उसके प्रति रवैये से अभी भी सदमे में थी। अन्वी, गुस्सा मत करो। तुम्हारा पति तुम्हारी चिंता कर रहा था, इसीलिए बोलते समय उसने तुम्हारी भावनाओं का ख्याल नहीं रखा। मन में कोई कड़वाहट मत रखो, पति पत्नी के बीच सबसे महत्वपूर्ण चीज संवाद है। समर ने अन्विता के कंधे पर धीरे से थपथ पाया और फिर कहा, आप दोनों अच्छी बातचीत कर लीजिए, मैं अब जा रहा हूं। यह कहने के बाद उसने विनम्रतापूर्वक विवान की ओर मुड़कर कहा, विवान है ना, अन्वी हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छी बातें करती रहती है। हालांकि मुझे नहीं पता कि आज तुम्हें क्या हुआ है। हालांकि तुम चाहे कितने भी गुस्से में हो, तुम्हें ऐसी अपमानजनक बातें नहीं कहनी चाहिए। अन्वी ने कल रात काफी शराब पी थी और तुम्हें इस समय उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, विवान हंस पड़ा। चूंकि तुम इतने विचारशील हो, तो क्यों न तुम ही मेरी जगह उसकी देखभाल कर लो। आखिर कौन सा पुरुष किसी विवाहित महिला को पसंद नहीं करेगा, खासकर खूबसूरत, आकर्षक कदकाठी वाली और अपने करियर में सफल विवाहित महिलाएं। बोलते समय विवान ने अन्विता की ओर देखा, जो अभी भी स्तब्ध थी। अन्विता खूबसूरत थी और उसका फिगर बहुत अच्छा था, सुडौल, आकर्षक। लेकिन इस समय जब विवान ने अन्विता को देखा तो उसकी आंखों में प्यार का कोई निशान नहीं था, वहां सिर्फ अंतहीन घृणा थी। समर ने भौहें चाड़ ली। उसकी आवाज में क्रोध झलक रहा था। उसने फटकार लगाते हुए कहा, विवान, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? अगर तुम मुझ पर शक करते हो तो ठीक है, लेकिन तुम अन्वी पर कैसे शक कर सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि अन्वी तुम्हें धोखा देने के लिए कुछ भी करेगी? समर के बोलने से पहले ही अन्विता ने अचानक उसे बीच में ही रोक दिया। स्पष्टीकरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अन्विता ने दांत पीसते हुए निराशा से भरी आंखों से विवान को घूरा। उसने दांत पीसते हुए कहा, गंदी मानसिकता वाला इंसान हर चीज को गंदा ही देखता है। इतना कहने के बाद उसने समर को विवान के सामने वाले अतिथि कक्ष की ओर खींच लिया। तुम्हारी सर्दी अभी तक ठीक नहीं हुई है और तुम रात भर सोए भी नहीं, तो क्यों न तुम आज रात यहीं सो जाओ, हम दोपहर को साथ में कंपनी चलेंगे। जैसे ही वह बोल रही थी, अन्विता ने अतिथि कक्ष का दरवाजा खोल दिया। समर ने अन्विता पर एक नजर डाली, फिर मुड़कर तेजी से विवान की ओर चल दिया। उसने विवान की ओर नीचे देखा। उसकी आवाज में तीव्र क्रोध भरा हुआ था और उसने उसे फटकारा, विवान, तुम किस तरह के आदमी हो? अन्वी बाहर अपना करियर बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और तुम न सिर्फ उसकी मदद नहीं कर सकते, बल्कि उसके साथ ऐसा व्यवहार भी करते हो। अगर वह पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत न करती, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतना अच्छा जीवन जी पाते? क्या तुम्हें पता है कि कितने लोग अन्वी को पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अन्वी ने तुम्हारे लिए उन सबको ठुकरा दिया। तुम्हें शुक्रगुजार होना नहीं आता और तुम उसके साथ इतना बुरा बर्ताव करते हो। अब मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम तुरंत अन्वी से माफी मांगो। इस समय समर नैतिक रूप से खुद को श्रेष्ठ मानते हुए विवान को फटकार रहा था। अन्विता अतिथि कक्ष के दरवाजे पर खड़ी चुपचाप देख रही थी। अचानक उसकी आंखें लाल हो गई, मानो उसके साथ कोई बड़ा अन्याय हुआ हो। विवान भावहीन होकर खड़ा हो गया। फिर उसने मुट्ठी भींचकर समर के चेहरे पर जोर से घूंसा मारा। धड़ाम। समर को शायद विवान की इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। वह मुक्के से बच नहीं सका
उसका शरीर लड़खड़ा गया और वह लगभग गिर ही गया। कुत्ते, किस बात पर भौंक रहा है? विवान ने अपनी कलाई झटकते हुए ठंडे लहजे में कहा। तुम्हें मेरे सामने बकवास करने की हिम्मत किसने दी? तुम जो विदेश में कामयाब नहीं हो सके और लौटकर भी कुलीन बनने का नाटक करते हो। तुम्हें नहीं लगता कि मुझे इस बेवकूफ औरत की तरह आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है ना? मेरे सामने अपनी घटिया हरकतें अपने तक ही सीमित रखो, वरना मैं तुम्हें कूड़ेदान में फेंकने में जरा भी संकोच नहीं करूंगा। आखिरकार कूड़ा तो कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। समर की जानकारी विवान की मां के फोन रखने के तुरंत बाद भेज दी गई थी, इसलिए विवान समर के बारे में सब कुछ जानता था। समर की आंखों में घबराहट की एक झलक दिखाई दी, लेकिन उसने इसके अलावा कुछ नहीं कहा। विवान ने समर की तरफ दोबारा नहीं देखा और सीधे दरवाजे की तरफ चल पड़ा। इसी क्षण अन्विता तेजी से चलकर आई और विवान को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं और वह जटिल भाव से विवान को घूर रही थी। उसने दांत पीसते हुए पूछा, तुम कहां जा रहे हो? विवान हल्के से हंसते हुए बोला, क्या तुम्हें परवाह है कि मैं कहां जाऊं? तुम्हें यहां से जाने की अनुमति नहीं है। अन्विता ने हाथ बढ़ाकर विवान की कलाई पकड़ ली, ठीक वैसे ही जैसे उसने थोड़ी देर पहले समर की कलाई पकड़ी थी। विवान को घृणा महसूस हुई और जैसे ही अन्विता ने उसकी कलाई पकड़ी, उसने तुरंत उसका हाथ झटक दिया। तुम्हें लगता है मुझे जाने की इजाजत नहीं है? क्या तुम मुझसे उम्मीद करती हो कि मैं यहीं रुकूं और तुम लोगों के साथ थ्रीसम करूं? माफ करना, मुझसे ये घिनौनी चीज बर्दाश्त नहीं होगी। इतना कहकर विवान सीधे दरवाजे से बाहर निकल गया। अन्विता के चेहरे पर हैरानी के भाव छा गए। जैसे ही मैं लिफ्ट के पास पहुंचा, मुझे अपने पीछे एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। वह दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज थी। विवान ने आत्मनिंदा भरी हंसी हंसी। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, उसने कल्पना की कि अन्विता बिना किसी चिंता के उसके पीछे पीछे आ रही होगी, लेकिन अन्विता नहीं आई। अभी भी उम्मीद बाकी थी और मैं सचमुच मर चुका हूं। आवासीय भवन से निकलते हुए विवान ने ताजी हवा में गहरी सांस ली, मानो वह अपने सीने पर दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालना चाहता हो। ट्रिन ट्रिन, तभी मोबाइल फोन की घंटी बजी। यह एक अपरिचित नंबर था। विवान ने आंसर बटन दबाया और जैसे ही उसने फोन अपने कान से लगाया, उसे उधर से एक महिला की साफ मधुर आवाज सुनाई दी। माफ कीजिए, क्या आप मिस्टर विवान मेहता हैं? हाँ, आप कौन? विवान का जवाब सुनकर फोन के दूसरी तरफ मौजूद महिला की आवाज अचानक थोड़ी घबराई हुई सी हो गई। यंग मास्टर विवान, मैं आन्या हूं, समुद्रिका इंटरनेशनल ट्रेड की चेयरपर्सन। मुख्यालय ने मुझे आपसे संपर्क करने और आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है। माफ कीजिए यंग मास्टर विवान, आप अभी कहाँ हैं? मैं अभी आकर आपको ले चलती हूँ। मुझे फेसबुक पर जोड़ लो, मैं तुम्हें अपनी लोकेशन भेज देता हूँ। मेरा अकाउंट इसी नंबर से जुड़ा है। ठीक है, तो कृपया थोड़ी देर रुकिए यंग मास्टर विवान। फोन रखने के बाद फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई। विवान ने जोड़ने के लिए क्लिक किया, लेकिन उसकी नजर सामने वाले की प्रोफाइल तस्वीर पर पड़ गई। यह है प्रोफाइल पिक्चर में एक खूबसूरत महिला एक लाल फेरारी सुपरकार के बगल में खड़ी थी। उसने लाल रंग की छोटी स्कर्ट पहन रखी थी। वह लंबी, सुडौल, लंबे लहराते बालों वाली थी। वह बेहद खूबसूरत थी और उसका व्यक्तित्व भावशाली था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उस पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी, जिससे देखने वाले को शांति और सुकून का एहसास हो रहा था। हालांकि विवान उसकी सुंदरता से आकर्षित नहीं हुआ, बल्कि उसकी पहचान देखकर चौंक गया। आन्या, इंदौर की मशहूर खूबसूरत महिला सीईओ आन्या को उसकी असाधारण सुंदरता, संयमित व्यवहार और मजबूत काम करने की क्षमता के लिए इंदौर के लोग देवी आन कहकर भी बुलाते थे। वह इंदौर के कई पुरुषों की सपनों की लड़की थी। उसके अनगिनत चाहने वाले थे, लेकिन 26 साल की उम्र में भी वह अविवाहित थी और उसका कभी कोई विवाद नहीं हुआ था। नतीजतन उसके बारे में पीठ पीछे भी अफवाहें उड़ती थी। लोग कहते थे कि उसे अपनी यौन अभिरुचि से समस्या है और वह पुरुषों को पसंद नहीं करती। कहा जाता है कि इंदौर का सबसे अमीर आदमी उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वह उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती, सीधे तौर पर यह कहते हुए कि वह उसके टाइप का नहीं है। समुद्रिका इंटरनेशनल ट्रेड दरअसल मेरी मां की कंपनी की एक शाखा है। विवान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और जानकारी को समझने की कोशिश करने लगा। फिर सोचने पर उसे राहत महसूस हुई। अपनी मां के समर्थन से आन्या में स्वाभाविक रूप से इंदौर के सबसे अमीर आदमी के प्रस्ताव को ठुकराने का आत्मविश्वास रहा होगा। आखिरकार
उसकी माँ जो फाइनेंस की दिग्गज थी की तुलना में इंदौर का सबसे धनी व्यक्ति, ज्यादा से ज्यादा थोड़े पैसे वाला एक साधारण आदमी ही था। लगभग 10 मिनट इंतजार करने के बाद एक लाल फेरारी सुपरकार विवान के सामने आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और बिजनेस सूट पहने आन्या तेजी से उसका स्वागत करने के लिए आगे आई। यंग मास्टर विवान। आन्या ने विवान पर मीठी मुस्कान बिखेरी। उसकी आवाज में दूरी नहीं थी, बल्कि आत्मीयता थी। ऐसा लगा मानो वह विवान को बहुत लंबे समय से जानती हो। इससे विवान हैरान हो गया। दोनों कार में बैठ गए। समुद्रिका इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी जाते समय विवान ने अनजाने में वही सवाल पूछ लिया जो उसे परेशान कर रहा था। मिस आन्या, लगता है आप मुझे पहचानती हैं। वह बहुत स्पष्टवादी था। सवाल पूछने के बाद उसने आन्या के चेहरे की जांच करने के लिए रुख किया। आन्या का चेहरा बेहद खूबसूरत था। क्लासिक अंडाकार चेहरा, विलो के पत्तों जैसी भौहें, दोहरी पलकें और बड़ी चमकदार आंखें। जब वह आपकी ओर देखती तो उसकी आंखें मानो बोलती हुई प्रतीत होती, बेहद जीवंत। खांसी। आन्या ने हल्की सी खांसी की। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन खुद को रोक रही थी। विवान ने शांत भाव से कहा, जो कहना है कहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनकर आन्या एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर एक चौंकाने वाला बयान दिया, दरअसल मैं यंग मास्टर विवान से कम 10 बार मिल चुकी हूं। कब? मुझे याद नहीं कि मैं मिस आन्या से पहले कभी मिला था। विवान की हैरानी बढ़ती जा रही थी। आन्या ने धीरे से हंसते हुए अपने कान के पीछे बालों की एक लट ठीक करने के लिए हाथ उठाया। यंग मास्टर विवान, प्लीज मुझे अध्यक्षान कहना बंद कर दीजिए। मैं आपकी अधीनस्थ हूं। आप मुझे आन या याया कह सकते हैं। जहां तक हमारी मुलाकातों की बात है, इतनी बार मुलाकात हुई है कि मुझे गिनती भी याद नहीं। लेकिन जब भी मैंने यंग मास्टर विवान को देखा, यंग मैडम भी वहीं मौजूद थीं। सबसे यादगार पल वो था जब यंग मैडम एक पार्टी में नशे में धुत हो गई थी और कोई उनका फायदा उठाने वाला था और यंग मास्टर विवान ने उस रियल एस्टेट वाले को जमकर पीटा था। आन्या के शब्दों ने विवान को स्मृतियों में डुबो दिया। यह पिछली गर्मियों की बात है। अधिक संपर्क और नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से अन्विता एक कॉकटेल पार्टी में शामिल हुई। अपनी आकर्षक सुंदरता और कदकाठी के कारण उसे अलग अलग बहाने बनाकर कुछ बड़े लोगों के समूह ने शराब पीने के लिए मजबूर किया। अन्विता की शराब सहने की क्षमता कम है। वह कुछ गिलास रेड वाइन पीते ही नशे में धुत हो गई। स्थिति ठीक न देखकर सचिव ने विवान को बुलाया। उस समय विवान को तेज बुखार था। बुखार का कारण यह था कि अन्विता ने कहा था कि वह नदी किनारे वाले नाइट मार्केट में एक बारबेक्यू रेस्तरां में खाना खाना चाहती है। विवान बिना किसी हिचकिचाहट के निकल गया, लेकिन वापस आते समय अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और जब वह घर पहुंचा तो पूरी तरह भीग चुका था। परिणाम स्वरूप अगले दिन उसे तेज बुखार हो गया। इसके बावजूद सचिव का फोन आने के बाद भी वह खुद को पार्टी में जाने के लिए मजबूर कर गया। जब वह पहुंचा तो अन्विता पहले से ही नशे में धुत और बेहोश थी। विश्राम क्षेत्र में सोफे से टेक लगाकर बैठी थी। एक शातिर सीईओ चुपके से अन्विता पर हाथ डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विवान ने उसे रोक दिया और उस आदमी को घूंसा मार दिया। लेकिन नतीजा यह हुआ कि दूसरी तरफ से बाउंसर बुला लिए गए, जिन्होंने विवान को बुरी तरह पीटा, जिससे उसका सिर खून से लथपथ हो गया। उस दिन पार्टी में विवान ने दांत पीसते हुए दर्द सहा और अपने आसपास मौजूद अनगिनत लोगों की फुफुसाहट और उंगली उठाने के बीच अन्विता को उठाकर ले गया। बाद में जब अन्विता नशे से जागी और उसे पता चला कि विवान ने क्या किया है, तो उसने न तो कृतज्ञता दिखाई बल्कि उसे जमकर फटकार भी लगा दी। उसके हिसाब से विवान ने उसे इंडस्ट्री में शर्मिंदा कर दिया था। अब पीछे मुड़कर देखने पर लगता है कि उस कॉकटेल पार्टी का आयोजन समुद्रिका इंटरनेशनल ट्रेड ने किया था। आन्या एक पल के लिए रुकी, फिर बोली, उस समय मैं आपकी पहचान नहीं जानती थी यंग मास्टर, लेकिन जिज्ञासा में मैंने किसी को आपके बारे में जानकारी जुटाने भेजा था। सच कहूं तो मुझे यंग मैडम से ईर्ष्या होती थी। अगर इस दुनिया में कोई ऐसा पुरुष होता जो मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करता जैसा उस रात यंग मास्टर ने यंग मैडम के साथ किया, तो मैं कितनी खुश होती। इस क्षण आन्या के होठों पर एक कड़वी मुस्कान झलक उठी। वह पहले यह नहीं मानती थी कि दुनिया में कोई परिपूर्ण पुरुष होते हैं, लेकिन विवान के बारे में पता करने के बाद उसे यकीन हो गया और साथ ही वह थोड़ी दुखी भी हो गई। मेरे दुखी होने का कारण यह है कि वह अच्छा इंसान किसी और का पति है, मेरा नहीं। खुद को संभालकर आन्या मुस्कुराई और बोली, पहले मुझे लगा था कि मुख्यालय ने मुझे यंग मैडम की कंपनी की देखभाल करने को इसलिए कहा है
क्योंकि यंग मैडम का मुख्यालय से कोई खास संबंध होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वजह असल में आप हैं, यंग मास्टर। उसने आगे नहीं कहा, लेकिन रिसर्च के बाद वह उत्सुक हो गई थी और उसने विवान पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। उसे विवान की प्रेम कहानी से लेकर अन्विता के साथ शादी के 5 सालों तक सब पता था। विवान स्थानीय निवासी नहीं था, लेकिन उसके 2.5 लाख की बचत थी। जब उसने अन्विता के साथ डेटिंग शुरू की, तब वर्मा परिवार नकदी प्रवाह की समस्या से जूझ रहा था और उन्हें वर्किंग कैपिटल के लिए तुरंत 2 लाख की जरूरत थी। विवान के बैंक खाते में पड़े 2 लाख की वजह से वर्मा परिवार ने विवान को सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद विवान ने अपनी सारी बचत झोंक दी और अन्विता से शादी करने के लिए 20 लाख की राशि दहेज के रूप में दे दी। हालांकि वर्मा परिवार ने जानबूझकर इस बात को दबा दिया। उस समय वर्मा परिवार की कंपनी की कीमत बस 1 करोड़ से थोड़ी ज्यादा थी आन्या की नजर में, एक छोटी और जर्जर कंपनी। लेकिन विवान के दिए 300 लाख की बदौलत वर्मा परिवार संकट से निकल गया और धीरे धीरे समृद्ध भी हो गया। विवान और अन्विता की शादी के तुरंत बाद आन्या को मुख्यालय से एक संदेश मिला, जिसमें उसे गुपचुप तरीके से वर्मा परिवार की कंपनी का समर्थन करने का निर्देश था, और यह आज तक जारी है। समुद्रिका की इस गुप्त मदद के दम पर वर्मा परिवार के व्यवसाय का मूल्य अब 100 गुना बढ़कर 10 करोड़ तक पहुंच गया है। पत्नी, विवान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यह ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। यह सुनकर आन्या की खूबसूरत आंखों में हैरानी चमक उठी। उसने संकोच से पूछा, क्या यंग मास्टर का यंग मैडम से कोई विवाद चल रहा है? ये असल में विवाद नहीं है, बात बस इतनी है कि मैं बहुत ज्यादा समझौता कर रहा था और मैं थक गया हूं। मैं अब और समझौता नहीं करना चाहता। विवान मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कड़वाहट की झलक छिप नहीं सकी। यह सुनकर आन्या ने धीरे से आह भरी और ईमानदारी से कहा, यंग मास्टर एक अच्छे इंसान है, बस यंग मैडम बहुत जिद्दी हैं और उन्हें आपका स्नेह समझना नहीं आता। उन्हें बाद में इसका पछतावा जरूर होगा। जरूर मुझे दिलासा देने की कोशिश मत करो, मैं ठीक हूं। वैसे क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं तलाक का समझौता तैयार करने में? बिल्कुल, लेकिन मुझे नहीं पता कि यंग मास्टर की क्या शर्तें हैं। चौराहे पर लाल बत्ती थी तो आन्या ने गाड़ी रोक दी। विवान ने एक पल सोचा और कहा, मेरी कोई और मांग नहीं है, मुझे बस तलाक चाहिए। विवान को अन्विता की संपत्ति की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि जब विवान ने अन्विता से शादी की थी तब उसके सास ससुर ने एक कानूनी बहाने के तहत अन्विता की सारी संपत्ति अपने नाम कर ली थी, यह कहकर कि उन्हें विवान से अपनी बेटी के लिए सुरक्षा चाहिए। उनके हिसाब से अगर वे ऐसा करते रहेंगे तो भले ही विवान का मन बदल जाए और भविष्य में तलाक हो भी जाए, उनकी बेटी जीवन भर सुरक्षा से वंचित नहीं रहेगी। विवान ने उस सुझाव को तुरंत मान लिया, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसका मन बदलेगा, और अन्विता को तलाक देने की तो बात ही नहीं थी। लेकिन कल्पना खूबसूरत होती है और वास्तविकता क्रूर। वह आगे जारी नहीं रखना चाहता था। वह अन्विता को तलाक देकर इस नाखुश शादी को खत्म करना चाहता था। ये तो आसान है, मैं इसे आज ही तैयार कर सकती हूं। आन्या ने सिर हिलाया। कार के अंदर सन्नाटा छा गया। जब सिग्नल हरा हुआ तो आन्या ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और फिर अचानक धीमी आवाज में पूछा, यंग मास्टर विवान, शायद आपको पता न हो, लेकिन वर्मा एंटरप्राइजेज हमारी कंपनी के लिए कभी भी सबसे उपयुक्त पार्टनर नहीं रही। मैंने उनके साथ सहयोग सिर्फ इसलिए शुरू किया था क्योंकि ऊपर से आदेश थे। अगर यंग मास्टर सचमुच यंग मैडम को तलाक दे देते हैं तो क्या सहयोग समाप्त किया जा सकता है? सच कहूं तो वर्मा परिवार के साथ सहयोग हमारे लिए छिपा हुआ नुकसान है। इसके अलावा वर्मा एंटरप्राइजेज की मुख्य दवा विकास एंड इंजीनियर का वास्तविक वार्षिक वेतन 1 लाख है, लेकिन कंपनी उसे सिर्फ 1 लाख सालाना देती है, बाकी 1 लाख हमारी कंपनी देती है। अगर संभव हो तो मैं उस एंड इंजीनियर को वापस लाना चाहूंगी। आखिरकार वह बहुत ज्यादा मूल्य पैदा कर सकती है और हमारी कंपनी को उसकी जरूरत है। विवान ने कोई जवाब नहीं दिया। वह खिड़की से बाहर देखने लगा। शायद वजह यह थी कि उसने उम्मीद छोड़ दी थी और इस दर्दनाक शादी को पूरी तरह खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। इसलिए वह धीरे धीरे शांत हो गया, क्योंकि उसे कल रात बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी। विवान को पता ही नहीं चला और वह सो गया। वह बहुत गहरी नींद सोया। उसने कोई सपना नहीं देखा। पिछले 1 महीने में वह लगभग हर रात अन्विता के सपने देखता था। हर सपना दमनकारी, पीड़ादायक और घुटन भरा होता था। लेकिन आज जब उसने अन्विता को छोड़ने का फैसला कर लिया तो वह बुरा सपना भी मानो गायब हो गया। जब वह जागा तब तक दोपहर के 4 बज चुके थे।
जब विवान ने आंखें खोली तो उसने खुद को अभी भी फेरारी की यात्री सीट पर पाया, लेकिन सीट पीछे झुकी हुई थी। उस पर काले रंग का सूट जैकेट रखा हुआ था और कार के अंदर का तापमान बिल्कुल सही था, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, बहुत आरामदायक। उसने सिर घुमाकर देखा, आन्या लैपटॉप लिए थी और कीबोर्ड पर धीरे धीरे टाइप कर रही थी, मानो पूरी तरह काम में डूबी हो। विवान ने सीट समायोजित की। आवाज सुनकर आन्या ने सिर घुमाया। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने लैपटॉप की स्क्रीन विवान के सामने रखते हुए कहा, यंग मास्टर विवान, आप जाग गए। यह तलाक का समझौता है जो मैंने तैयार किया है। कृपया देख लीजिए और बताइए कि इसमें कुछ बदलना है या नहीं। विवान ने उस पर सरसरी नजर डाली और बोलने ही वाला था कि अचानक उसने देखा सीट के बाईं ओर आर्मरेस्ट बॉक्स पर पड़े फोन की स्क्रीन जल उठी है। वह फोन उसका अपना ही लग रहा था और विवान को अच्छी तरह याद था कि उसने साइलेंट मोड ऑन नहीं किया था। स्क्रीन पर कॉलर आईडी चमक रही थी, पत्नी। आन्या ने भी देख लिया और समझदारी से कार से बाहर निकल गई। विवान ने फोन उठाया और आंसर बटन दबाया। विवान, तुमने आज सुबह हद पार कर दी। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, तो अभी कंपनी आओ और समर से दिल से माफी मांगो। रिसीवर से अन्विता की आवाज आई, आक्रोश और दोषारोपण से भरी हुई। विवान का मूड कुछ बेहतर हो चुका था, लेकिन अन्विता की बातें सुनकर उसका दिल फिर दुख से भर गया। इस क्षण उसकी दबी हुई भावनाएं पूरी तरह फूट पड़ीं। विवान गुस्से से हंसते हुए बोला, माफी मांगू? क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं माफी मांगू? बिल्कुल। तुमने गलती की है और समर के साथ अन्याय किया है, तो क्या तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? अन्विता धार्मिक आक्रोश के साथ बोली। विवान के लहजे में गड़बड़ी महसूस करके उसने अचानक अपनी आवाज नरम कर ली और फिर ऐसे बोलने लगी जैसे किसी बच्चे को फुसला रही हो या नखरे कर रही हो। ए प्रिय, प्लीज अच्छे बनो। तुम जो भी कहो मैं मान जाऊंगी, बस तुम माफी मांग लो। पहले जब भी अन्विता कोई गलती करती और विवान को गुस्सा आता तो वह इसी तरह नखरे दिखाती थी और विवान हर बार उसे माफ कर देता था। भले ही अन्विता कोई कितनी भी घिनौनी हरकत कर दे, विवान फिर भी उसे माफ करना चुनता, क्योंकि वह नर्म दिल था। विवान ने तंज में पूछा, सच में कुछ भी करने को तैयार हो? हाँ, मैं कुछ भी करूंगी, अन्विता ने बिना झिझक निर्णायक जवाब दिया। विवान, जो अब भी कहीं न कहीं हार मानने को तैयार नहीं था, ने पूछा, अगर मैं कहूं कि समर को नौकरी से निकाल दो और उससे फिर कभी मत मिलना तो? नहीं, ये ठीक नहीं है, कोई दूसरा मांग लो। इसके अलावा मैं किसी भी बात पर सहमत हो जाऊंगी। अन्विता जवाब फिर भी सीधा था और बिना झिझक, लेकिन उसी अड़िग जवाब के साथ विवान की आखिरी बची उम्मीद भी पूरी तरह बुझ गई। ठीक है, याद रखना तुमने क्या कहा था। इसके अलावा बाकी सब बातों से तुम सहमत हो। विवान ने फोन काट दिया। वह अब अन्विता की आवाज नहीं सुनना चाहता था। आन्या ने कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। हालांकि वह बाहर खड़ी रहकर विवान और अन्विता की बात पूरी नहीं सुन पाई थी, लेकिन विवान के चेहरे से वह समझ गई कि उसका मूड खराब है। वह सोच ही रही थी कि तलाक की कगार पर खड़े इंसान को कैसे सांत्वना दी जाए। तभी उसने विवान को यह कहते सुना, पहले तलाक के समझौते का प्रिंटआउट निकलवाओ, फिर मुझे वर्मा एंटरप्राइजेज ले चलो। 15 मिनट बाद आन्या ने विवान को वर्मा कॉरपोरेशन के कार्यालय भवन के पास छोड़ दिया। वर्मा एंटरप्राइजेज इंदौर की रिंग रोड पर स्थित एक व्यावसायिक क्षेत्र में है। यह कंपनी मुख्य रूप से दवा अनुसंधान और विकास तथा बिक्री के क्षेत्र में कार्यरत है और इस वर्ष इसने विदेशी चैनलों का विस्तार किया है, जिसके परिणामस्वरूप वार्षिक लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बेशक सब कुछ इतनी आसानी से होने का एक बड़ा कारण उसकी मां का गुप्त समर्थन था, अन्यथा वर्मा एंटरप्राइजेज की सीमित क्षमताओं को देखते हुए विदेशी चैनल खोलने की बात तो दूर, नई दवाओं का विकास करना भी एक समस्या होता। 1 महीने पहले विवान अक्सर वर्मा एंटरप्राइजेज के कार्यालय भवन में आते जाते थे, इसलिए रिसेप्शनिस्ट और कंपनी के अधिकांश कर्मचारी उन्हें जानते थे। विवान अन्विता के महाप्रबंधक के कार्यालय में पहुंचे। इससे पहले कि वह दरवाजा खटखटा पाता, विवान ने कार्यालय से समर की आवाज सुनी, जिसमें अन्विता की खिलखिलाहट भी मिली हुई थी। खट खट खट। विवान ने कुछ नहीं कहा। उसने तलाक के समझौते को हाथ में कसकर पकड़ा और भावहीन होकर दरवाजे पर दस्तक दी। फिर उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चला गया। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा कि अन्विता एक ऑफिस की कुर्सी पर बैठी है। उसका बायां हाथ उसकी ठोड़ी को सहारा दे रहा था, दाहिना हाथ कलम से खेल रहा था और उसके होठों पर मुस्कान थी, क्योंकि वह समर को देख रही थी।
जब विवान ने समर को देखते हुए अन्विता की आंखों में जो चमक देखी, वह वैसी चमक थी जो केवल तभी दिखाई देती है जब कोई किसी दूसरे व्यक्ति को पसंद करता है। एक ऐसी चमक जो उसने अन्विता के साथ बिताए 5 वर्षों में कभी नहीं देखी थी। समर कार्यालय में सोफे पर स्टाइलिश ढंग से पैर मोड़कर बैठा था और आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए बोल रहा था। जब उसने विवान को दरवाजा खोलकर अंदर आते देखा तो उसके चेहरे के भाव बदल गए, मुस्कान गायब हो गई। उसकी जगह अपराधबोध और शर्मिंदगी की एक अजीब सी भावना आ गई। समर ने अपने पैर नीचे रखे शांत होने का नाटक किया, अपना फोन निकाला और नीचे देखते हुए उससे खेलने लगा। अन्विता ने हल्की खांसी की, सीधी होकर बैठी और गंभीरता से बोतीदेव आप यहां हैं। जब उसने विवान की ओर देखा तो उसकी आंखों की चमक गायब हो गई। विवान को दिल में तीव्र दर्द महसूस हुआ। उसने मुस्कुराते हुए समर की ओर देखा और कहा, माफ कीजिए, क्या मैंने आपको परेशान किया? समर ने अपने कान खड़े किए मानो वो अपने फोन की ओर देख रहा हो, लेकिन वास्तव में फोन की स्क्रीन में कोई बदलाव नहीं हुआ था। हनी, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? समर को काम के बारे में कुछ सवाल थे, इसलिए वो मुझसे पूछने आया था। अन्विता की निगाहें इधर उधर भटक गईं और उसने कुछ अधीरता से सफाई दी। विवान और अन्विता की शादी को 5 साल हो गए हैं और वह अन्विता के छोटे छोटे हाव भाव और बारीकियों से खास तौर पर परिचित था। जब अन्विता झूठ बोलती है तो उसकी आंखें छुप जाती हैं और वह विवान की निगाहों से मिलने की हिम्मत नहीं करती। विवान ने उसका भेद नहीं खोला, बल्कि शांत भाव से पूछा, तुमने फोन पर मुझसे वादा किया था कि जब तक मैं समर से माफी मांग लूंगा तुम मेरी हर बात मानोगी। क्या वह वादा अभी भी कायम है? निश्चित रूप से। यह सुनकर अन्विता की आंखें चमक उठीं और उसने खुशी से कहा, इस मामले में गलती तुम्हारी थी। समर और मैं पूरी तरह निर्दोष हैं। तुमने उसे गलत समझा और उसे मारा भी। क्या तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? इसके अलावा एक और बात है जो शायद तुम्हें पता न हो। समर बहुत काबिल है। वह व्यापार विभाग का प्रमुख है जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से नियुक्त किया है। पहले कंपनी की नई विकसित दवाओं को विदेशी चैनलों के माध्यम से बेचा नहीं जा सकता था। समर के संपर्कों के नेटवर्क के इस्तेमाल की बदौलत हम उन चैनलों को खोलने में सक्षम हुए। अगर समर न होता तो हमारी कंपनी कम से कम 10 साल तक विदेशी बाजार में प्रवेश करने में सक्षम नहीं हो पाती। लेकिन अब हालात अलग हैं। हमने न केवल घरेलू बाजार का एक हिस्सा हासिल कर लिया है, बल्कि विदेशी बाजार में भी अपनी पैठ बना ली है। भविष्य उज्जवल दिख रहा है। जब समर की क्षमताओं का जिक्र हुआ तो अन्विता की आंखें चमक उठी मानो उसे उस पर गर्व हो। तो तुम्हें सार्वजनिक रूप से और निजी तौर पर भी समर से माफी मांगनी चाहिए, है ना? इतना कहने के बाद अन्विता खड़ी हुई, विवान के पास गई और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन विवान चतुराई से बच निकला। अन्विता को इस बात पर गुस्सा नहीं आया। उसे बस इतना लगा कि विवान अभी भी नखरे दिखा रहा है। उसे जरा भी परवाह नहीं थी। वह बस यही सोच रही थी कि वापस आने पर वह विवान को दिलासा देगी और मना लेगी। आखिरकार उसकी धारणा में विवान हमेशा से ही शांत स्वभाव का और आसानी से राजी होने वाला व्यक्ति था। अन्विता ने आग्रह किया, प्रिय, तुम्हें समर से तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो वह इस्तीफा दे सकता है या कंपनी छोड़ सकता है। अगर वह चला गया तो कंपनी को भारी नुकसान होगा। विवान ने अन्विता को गहरी नजर से देखा, आत्मनिंदा वाली मुस्कान दी और सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं माफी मांगता हूं, क्षमा मांगना। विवान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और माफ कर दो शब्द मानो उसके दांतों के बीच से निचोड़कर निकले। समर ने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर पूरी तरह अचंभे के भाव थे। उसने पहले अन्विता की तरफ देखा, फिर विवान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? माफ करना, मैं अपने फोन पर खेल रहा था और ध्यान ही नहीं दिया। स्नैप। विवान ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींची, जिससे उसकी उंगलियों के जोड़ों से एक कर्कश आवाज निकली। अन्विता के चेहरे के भाव बदल गए और उसने नखरे से कहा, समर, विवान ने अभी अभी तुमसे माफी मांगी है। तुमने सुना हो या न सुना हो, मैंने तो सुन लिया है। चलो इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। तुम्हें दोबारा इसका जिक्र करने की इजाजत नहीं है, समझे? ठीक है, मैंने सुन लिया। इतना आक्रामक मत बनो, ये डरावना है। जो लोग ज्यादा नहीं जानते उन्हें लग सकता है कि तुम मुझे खा जाओगी। समर ने डरे होने का नाटक किया और आत्मसमर्पण के भाव में अपने हाथ ऊपर उठा लिए। जब उसने खाना शब्द कहा तो उसका लहजा और भी ठोस हो गया और उसने तिरछी नजर से विवान की ओर देखा। वह विवान को उकसा रहा था। वह अन्विता के सामने विवान को उकसा रहा था। विवान स्वाभाविक रूप से समझ गया, लेकिन अन्विता को यह बात समझ नहीं आई।
पफ। अन्विता अपनी हंसी नहीं रोक पाई और जोर से हंसते हुए समर को घूरने लगी। यह माहौल विवान के लिए दिल दहला देने वाला था और उसे इसे स्वीकार करना मुश्किल लग रहा था। उसने गहरी सांस ली, अन्विता की ओर मुड़ा और कहा, मैंने तुमसे किया वादा पूरा कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। विवान के गंभीर चेहरे को देखकर अन्विता ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। उसने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी, कुछ हद तक अवाक और असहाय होकर बोली, ठीक है, मैं हार मानती हूं। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए और मैं तुम्हें कुछ भी दे दूंगी। यह सुनकर समर ने कुछ जिज्ञासा से विवान की ओर देखा, मानो वह सोच रहा हो कि विवान क्या अनुरोध करेगा। अच्छा। विवान ने सिर हिलाया और तलाक का समझौता अन्विता को सौंप दिया। अन्विता थोड़ी असमंजस में थी, लेकिन फिर भी उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। जब अन्विता ने तलाक समझौता शब्द देखा तो उसका चेहरा पल भर में जम गया। तलाक के कागजात पकड़े हुए अन्विता का हाथ अकड़ गया और उसने अविश्वास भरी नजरों से विवान को देखा। तुम तलाक चाहते हो? अन्विता की आवाज थोड़ी कांप रही थी, क्योंकि वह विवान की आंखों में ध्यान से देख रही थी, मानो उनमें कुछ खोजने की कोशिश कर रही हो। उसे निराशा हुई, क्योंकि विवान की आंखें पूरी तरह शांत थीं। वह जरा भी भावनात्मक उतार चढ़ाव दिखाए बिना शांत रहा, मानो तलाक उसके लिए इतना महत्वपूर्ण मामला ही न हो। धड़ाम तलाक का समझौता जमीन पर गिर गया और अन्विता की आंखें अचानक लाल हो गईं। अन्विता को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी छाती में रुई भर गई हो, जिससे उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। उसने धीरे से अपने होंठ दबाए और अनिश्चितता से पूछा, विवान, क्या तुम सचमुच मुझसे तलाक लेना चाहते हो? विवान ने सिर हिलाते हुए कहा, तुमने मुझसे वादा किया था कि जब तक मैं माफी मांग लूंगा तुम मेरी हर बात मानोगी। अब मुझे तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए और फिर हम अगले सोमवार को साथ में नागरिक मामलों के कार्यालय जाकर तलाक का प्रमाण पत्र ले लेंगे। विवान की पुष्टि सुनकर अन्विता का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वह अवचेतन रूप से 2 कदम पीछे हट गई, मानो उसे यह स्वीकार करना मुश्किल हो रहा हो कि विवान वास्तव में उससे तलाक लेना चाहता है। कार्यालय का माहौल कुछ हद तक घुटन भरा था। कुछ देर की चुप्पी के बाद अन्विता ने लाल आंखों से विवान को घूरते हुए कहा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम मुझसे तलाक क्यों लेना चाहते हो? क्योंकि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता, विवान ने शांत भाव से कहा, मानो वह किसी बिल्कुल सामान्य विषय पर बात कर रहा हो। अगर 2 लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते तो स्वाभाविक रूप से साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है ना? हे। यह सुनकर अन्विता मुस्कुरा उठी। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। उसकी आंखों में क्रोध भरा हुआ था और उसने विवान को देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, विवान, क्या तुम भूल गए हो कि तुमने ही मेरा पीछा किया था, मुझे शादी का प्रस्ताव दिया था और मुझसे शादी करने के लिए कहा था। हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं। मैं तुम्हारी पत्नी हूं और अब तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। विवान, तुम मुझे क्या समझते हो? तुम हमारी 5 साल की शादी को क्या समझते हो? तुम मेरा सामना कैसे कर सकते हो? तुम हमारे 5 साल के रिश्ते का सामना कैसे कर सकते हो? अन्विता ने दांत पीस लिए। उसकी आंखों में आक्रोश और शिकायत भरी हुई थी। विवान ने अन्विता की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, इन 5 वर्षों में मैंने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया। कल से पहले तक मैं तुमसे प्यार करता था और तुम्हें अपनी पत्नी मानता था। लेकिन अन्विता, तुम मुझे क्या समझती हो? तुम हमारे 5 साल के रिश्ते को क्या समझती हो? बोलते हुए विवान ने बगल में खड़े समर की ओर इशारा किया और हंसते हुए कहा, वह कौन है और तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? अन्विता की आंखों में एक चमक आई और उसने कुछ अपराध बोध के साथ समझाया, वह हमारी कंपनी के व्यापार विभाग का प्रमुख है। हमारा रिश्ता बस वरिष्ठ अधीनस्थ का है। तुम कह रही हो कि तुम्हारा रिश्ता सिर्फ एक मैनेजर और कर्मचारी का है। विवान के होंठों पर मजाकिया मुस्कान आ गई। अन्विता सिर हिलाने ही वाली थी कि विवान ने आगे कहा, लेकिन इसी रिश्ते की वजह से तुमने इस महीने 4 बार मुझे धोखा दिया। कल हमारी शादी की 5वीं सालगिरह पर भी तुमने मुझे उसके लिए छोड़ दिया। पहली बार जब उसके व्यवसाय में कोई समस्या आई थी, महाप्रबंधक होने के नाते मैं समझ सकता हूं कि तुम समस्या हल करने के लिए ग्राहक के पास उसके साथ गई थीं। और दूसरी बार उसका दिल टूट गया था। क्या उसे सांत्वना देने के लिए तुम्हें अपने पति को छोड़कर वहां जाना जरूरी था? तीसरी बार वह ट्रुथ और डेयर में हार गया। तुम महाप्रबंधक उसकी मदद करने के लिए इतनी नीचे आ गई और उसके साथ टोस्ट भी किया। क्या मैं तुम्हें समझाऊं कि किसी के साथ टोस्ट करने का क्या मतलब होता है?
चौथी बार यानी कल। मैंने तुम्हारे कहने पर हमारे सभी दोस्तों को बुलाया था, लेकिन तुम आई ही नहीं, क्योंकि वह बीमार था। इस क्षण विवान को दिल में गहरा दर्द महसूस हुआ। उसने अपना सीना पकड़ लिया, चेहरे पर दुख का भाव था। अन्विता, मुझे बताओ, तुम आखिर क्या खेल खेल रही हो? क्या तुम रिश्तों की गुरु हो या बस एक करीबी दोस्त? क्रोध और आक्रोश से व्याकुल विवान आखिरकार भड़क उठा। वह बीमार है, इसलिए तुम जाकर उसकी देखभाल करो। क्या तुम डॉक्टर हो? जब तुम बीमार होती हो तो मैं तुम्हारी देखभाल करता हूं। जब मैं बीमार होता हूं, क्या तुमने कभी मेरी देखभाल की है? तुमने अपने पति और दोस्तों के एक समूह को छोड़कर अपनी कंपनी के एक कर्मचारी की देखभाल करने का फैसला किया। अन्विता, क्या तुम खुद को बहुत होशियार समझती हो या तुम्हें लगता है कि मैं विवान एक बेवकूफ हूं? विवान के बार बार पूछे जाने वाले सवालों का सामना करते हुए अन्विता ने बस अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसकी आंखों में जटिल भावनाएं थीं। मैं यह सब समझा सकती हूं, कोई जरूरत नहीं। मुझे तुम्हारी तथाकथित सफाई में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे ऐसी औरत से कोई मतलब नहीं जिसने मुझे भावनात्मक रूप से धोखा दिया हो। मुझे वो घिनौनी लगती है। अन्विता एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, मानो उसे यह स्वीकार करना मुश्किल हो कि विवान उसे घिनौनी कहेगा। विवान दृढ़ निश्चय के साथ नीचे बैठा और जमीन से तलाक का समझौता उठा लिया। उसने अन्विता को कागजात सौंपते हुए कहा, इन पर हस्ताक्षर कर दो। चलो सौहार्दपूर्ण ढंग से अलग हो जाते हैं, बिना कोई ऐसा तमाशा किए जिससे सब शर्मिंदा हों। विवान, क्या तुम्हें मुझे इस तरह धक्का देना ही जरूरी है? विवान को तलाक लेने के लिए इतना दृढ़ देखकर अन्विता को भी गुस्सा आया, और विवान की यह बात कि वह घिनौनी है उसे बहुत बुरी लगी। विवान ने ठंडे लहजे में कहा, तुमने खुद कहा था, जब तक मैं माफी मांग लूंगा तुम मेरी हर बात मानोगी। बेशक उसे नौकरी से निकालना माफी मांगने में शामिल नहीं है। अन्विता ने दांत पीसते हुए विवान को घूर कर कहा, विवान, मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि सोच समझकर फैसला करो। अगर तुमने मुझे तलाक दिया तो मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी। विवान हंसते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ पैसे के लिए था? अन्विता, यह मत भूलो कि शादी से पहले मेरे खाते में कितना पैसा था। अन्विता अवाक रह गई, मानो वह भूल गई हो कि विवान ने उसके साथ रहने के लिए सगाई के उपहार के रूप में अपने बैंक खाते से उसके माता पिता को 1 लाख दिए थे। विवान अतीत को याद नहीं करना चाहता था। उसने ठंडे लहजे में कहा, इस तलाक के समझौते को ध्यान से देख लो। तलाक के बाद मैं एक पैसा भी नहीं लूंगा। अब तुम संतुष्ट हो? क्या तुम इस पर हस्ताक्षर कर सकती हो? विवान के शब्दों और रवैये से अन्विता को कुछ शर्मिंदगी हुई, खासकर समर के सामने। अपने आमतौर पर शांत स्वभाव वाले पति को इतना आक्रामक देखकर अन्विता का गुस्सा फूट पड़ा। उसने तलाक के कागजात छीने और झटपट उन पर हस्ताक्षर कर दिए। तुम्हें इसका पछतावा होगा। अन्विता ने कागजात विवान की ओर फेंके और कड़वाहट से कहा, विवान, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे बिना मैं और भी बेहतर जीवन जीऊंगी और भी ऊंचा मुकाम हासिल करूंगी। और जहां तक तुम्हारी बात है, मुझे छोड़ने के बाद तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। विवान ने शांत भाव से कागजात उठाए और उदासीनता से कहा, यह मेरा निजी मामला है, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। विवान के चेहरे पर वही उदासीनता देखकर अन्विता ने मेज पर रखा कॉफी कप उठाया और उसे विवान के पैरों के पास जमीन पर पटकते हुए जोर से चिल्लाई, निकल जाओ। छन कॉफी का कप चकनाचूर हो गया। अन्विता की छाती तेजी से ऊपर नीचे होने लगी और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। विवान मुड़ा और दफ्तर से बाहर चला गया। विवान के जाते ही समर तुरंत अन्विता के पास आया और उसे प्यार से दिलासा देते हुए बोला, अन्वी, गुस्सा मत करो। जिस आदमी का दिल बदल गया हो उसके लिए परेशान होने का कोई फायदा नहीं। वैसे मैंने पिछले कुछ दिनों में विदेश में फार्मेसी की एक श्रृंखला के मालिक एक मित्र से संपर्क किया। मैंने उन्हें आपकी कंपनी द्वारा विकसित की जा रही नई दवा के बारे में बताया और वे इसमें बहुत रुचि रखते हैं। अगर सब ठीक रहा तो थोड़ी और मेहनत से कम 2 करोड़ का वार्षिक ऑर्डर हासिल कर लूंगा। अन्विता ने खुद को शांत करने की कोशिश की। फिर वह मुस्कुराते हुए समर की ओर मुड़ी और बोली, समर, धन्यवाद। जब से तुमने कंपनी ज्वाइन की है, कंपनी का प्रदर्शन शानदार रहा है और मैंने पापा को इसके बारे में बता भी दिया है। साल के अंत में तुम्हारा कमीशन पूरा चुका दिया जाएगा। इसके अलावा मैं तुम्हारे लिए कुछ अतिरिक्त बोनस के लिए भी आवेदन करूंगी। समर ने हाथ हिलाकर बात टाल दी और मुस्कुराते हुए कहा, अन्वी, तुम जानती हो कि मैं यह पैसे के लिए नहीं कर रहा। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूं।
पिछले कुछ वर्षों में भले ही मैं देश में नहीं था, मैंने दोस्तों से तुम्हारे बारे में सुना है। तुमने पिछले 5 साल बहुत मेहनत की है। अब से मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें इतना दबाव अकेले नहीं झेलने दूंगा। समर की तीखी निगाहें देखकर अन्विता का दिल कांप उठा, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नजरें मिलाने से बचते हुए अन्विता ने मेज से एक दस्तावेज उठाया और उसे पढ़ने लगी, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो पा रहा था। वह पिछले 5 वर्षों में विवान के साथ बिताए पलों को याद करती रही। वह मुझे तलाक देने की बात कैसे सहन कर सकता है? खट खट खट। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अन्विता बेहद खुश हो गई। उसे लगा विवान को अपने फैसले पर पछतावा हो गया है और वह माफी मांगने वापस आया है। लेकिन जब उसने देखा कि दरवाजा खोलने वाला व्यक्ति बिजनेस डिपार्टमेंट का हेड था, तो अन्विता के चेहरे पर निराशा छा गई। बिजनेस हेड का चेहरा गंभीर था। समुद्रिका इंटरनेशनल ट्रेडिंग के महाप्रबंधक ने हमारी कंपनी के साथ सहयोग रद्द कर दिया है। इसका मतलब यह भी है कि हमारे विदेशी चैनल भी टूट गए हैं। क्या? यह सुनते ही अन्विता को झटका लगा। समुद्रिका इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी वर्मा परिवार की सबसे बड़ी साझेदार कंपनी थी। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वर्मा परिवार की सौसनानाएं समुद्रिका से आती थी। यह कैसे हो सकता है? समुद्रिका के प्रभारी ने क्या कहा? उन्होंने सहयोग क्यों रद्द किया? क्या सहयोग में कुछ गड़बड़ हुई? अन्विता घबरा गई। समुद्रिका वर्मा परिवार के बिना रह सकती थी, लेकिन वर्मा परिवार समुद्रिका के बिना नहीं रह सकता था। बिजनेस हेड ने उत्तर दिया, दूसरी पार्टी की व्याख्या यह है कि वर्मा परिवार समुद्रिका के साथ सहयोग करने के योग्य नहीं है। पहले का सहयोग एक विशेष व्यक्ति की वजह से था, लेकिन अब उस व्यक्ति का वर्मा परिवार से कोई संबंध नहीं है। ऐसा कैसे? अन्विता हक्का बक्का रह गई। वो व्यक्ति, वो कौन है? उसने अभी अभी विवान के साथ तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और उसी के तुरंत बाद समुद्रिका ने सहयोग रद्द कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि समुद्रिका जिस व्यक्ति की बात कर रहा था वह विवान हो? जैसे ही यह विचार सामने आया, अन्विता ने तुरंत उसे खारिज कर दिया। नहीं, यह असंभव है। विवान और समुद्रिका इंटरनेशनल ट्रेड का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो समुद्रिका विवान और मेरे तलाक की वजह से सहयोग क्यों रद्द करेगी? यह सोचकर भी अन्विता खुद को दोबारा अनुमान लगाने से रोक नहीं पाई। आखिर समुद्रिका किस व्यक्ति को इतना महत्व देती है? तभी मानव संसाधन प्रबंधक भी वहां आ गए। मैडम, बहुत बुरी खबर है। औषधि विकास विभाग की मुख्य इंजीनियर ने अपना इस्तीफा दे दिया है। मानव संसाधन प्रबंधक ने चिंता से कहा, हमारी कंपनी की नई दवा में अभी भी कुछ कमियां हैं और गहन शोध व अनुकूलन परियोजना अभी आधी ही पूरी हुई है। अगर वह यहां नहीं रही तो यह परियोजना आगे नहीं बढ़ पाएगी। लगातार 2 बुरी खबरें सुनकर अन्विता पूरी तरह स्तब्ध रह गई। वर्मा परिवार में शामिल होकर महाप्रबंधक का पद संभालने के बाद से उसके लिए सब कुछ सुचारू चलता आया था। आज जैसी स्थिति का सामना उसने पहली बार किया था, उसका दिमाग एकदम खाली हो गया। एक पल के लिए वह समझ ही नहीं पाई कि क्या करे। अन्विता की नजर तिरछी पड़ी और उसने देखा कि समर अभी भी उसके दफ्तर के सोफे पर बैठा है। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने उम्मीद भरी आवाज में पूछा, समर, क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है? तुम्हारे संपर्कों और नेटवर्क को देखते हुए तुम मेरी मदद करने का कोई न कोई तरीका जरूर निकाल लोगे, है ना? ये दोनों खबरें सुनकर समर भी चौंक गया। वह अविश्वास भरी नजरों से देखने लगा। समुद्रिका के सहयोग के बिना वर्मा परिवार को अपने मुनाफे का बड़ा हिस्सा खोना ही पड़ेगा, और उस प्रतिभाशाली दवा एंड इंजीनियर के बिना वर्मा परिवार दवा उद्योग में अपनी मुख्य प्रतिस्पर्धात्मकता खो देगा। जिस कंपनी ने अपनी मुख्य प्रतिस्पर्धात्मकता खो दी हो, उसके लिए विकास की उम्मीद रखना कोरी कल्पना से कम नहीं। लेकिन अन्विता की विनती और उम्मीद से भरी आंखों को देखकर समर यह कहने की हिम्मत नहीं कर सका कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। इसलिए उसने शांत होने का नाटक किया, भौहें चढ़ीं और कहा, अन्वी, चिंता मत करो। ये दोनों बातें अचानक हुई हैं, मुझे इन्हें ठीक से समझने की जरूरत है। लेकिन तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें इसका हल निकालने में जरूर मदद करूंगा। यह कहते हुए समर ने मन ही मन सोचा, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि मैं मदद करूंगा, यह तो नहीं कहा कि मैं हर हाल में हल कर ही दूंगा। अगर हल नहीं निकला तो मुझे दोष भी नहीं दे सकती। हाँ, मुझे तुम्हारी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। आखिर तुम्हारे पास इतने व्यापक संपर्क हैं, तुम निश्चित रूप से समुद्रिका की जगह लेने के लिए कोई नया पार्टनर ढूंढ लोगे। अन्विता का तनाव थोड़ा कम हुआ। जहां तक जा रही एयर इंजीनियर की बात थी,
अन्विता ने फैसला किया कि वह उससे व्यक्तिगत रूप से मिलेगी और ठीक से बात करेगी। इस्तीफे का कारण आमतौर पर वेतन सुविधाओं से असंतोष या कोई दूसरा कारण होता है। वह सामने वाले की किसी भी मांग को सुनकर समाधान कर सकती थी। ऐसा सोचते सोचते अन्विता खुद को संभालने लगी। दोनों विभाग प्रबंधकों को विदा करने के बाद अन्विता तुरंत एड विभाग की मुख्य इंजीनियर से मिलने चली गई, जो जाने ही वाली थी। उन्होंने कंपनी के नीचे स्थित एक कॉफी शॉप में मिलने का समय तय किया। कॉफी शॉप, खिड़की के पास वाली सीट। अन्विता ने अपने सामने बैठी महिला को देखकर मुस्कुराया। करीब 30 साल की, छोटे और सलीके से कटे बाल, आंखों पर चश्मा। जूही मैम, मैंने सुना है कि आपने आज दोपहर इस्तीफा दे दिया है। क्या मैं पूछ सकती हूं आपने कंपनी के वेतन से असंतुष्टि के कारण इस्तीफा दिया है या कोई और वजह है? जूही का पूरा नाम जूही था। वह विदेश के एक मेडिकल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट थी और पढ़ाई के दौरान उसने कई पुरस्कार और स्कॉलरशिप जीती थीं। डिग्री पूरी करने के बाद वह दृढ़ संकल्प के साथ भारत लौट आई। उसके बाद उसने वर्मा एंटरप्राइजेज को अपना रिज्यूमे भेजा और तब से 5 साल बीत चुके थे। कहा जा सकता है कि यह उसकी पहली कंपनी थी और वह यहाँ की अनुभवी और बेहतरीन कर्मचारी मानी जाती थी। अन्विता को लगा 5 साल रहने के बाद जूही के मन में कंपनी के लिए कुछ भावनाएं तो होंगी ही, चाहे वजह कुछ भी हो। अगर वह ईमानदारी से रोकने की कोशिश करे, भावनात्मक तौर पर समझाए और वेतन बढ़ाने की पेशकश भी करे तो जूही को रुक जाना चाहिए। मैडम, मुझे पता है आपने मुझे बाहर क्यों बुलाया है, लेकिन मैं आपको साफ बता दूं, इस्तीफा देने का फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। जूही ने कॉफी उठाई, एक छोटा सा घूंट लिया और आत्मविश्वास से मुस्कुराई। उस जवाब से अन्विता के दिल में एक झटका सा लगा। फिर भी उसने पूछना जारी रखा, क्या आप मुझे इसका स्पष्ट कारण बता सकती हैं? जूही मुस्कुराई और बोली, मैडम, क्या आप मुझसे यह सवाल कंपनी की महाप्रबंधक के तौर पर पूछ रही हैं या एक दोस्त के तौर पर? क्या कोई फर्क है? अन्विता असमंजस में पड़ गई। बिल्कुल। जूही ने कप नीचे रखा और शांत भाव से अन्विता को देखते हुए बोली, अगर आप मुझसे कंपनी की महाप्रबंधक के तौर पर पूछती तो मैं कहती कि मेरे पास इस पर कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन अगर आप दोस्त के तौर पर पूछ रही हैं तो मैं आपको बता देती हूं कि मैं कभी वर्मा परिवार से जुड़ी ही नहीं थी। मैं यहां क्यों आई, यह आपको अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से पूछना चाहिए। जूही की बातों ने अन्विता को पूरी तरह भ्रमित कर दिया। वह कंपनी में थी लेकिन वर्मा परिवार से जुड़ी नहीं थी, और जवाब उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से। समर, क्या जूही समर की वजह से यहां आई थी? अगर ऐसा है तो वह अभी इस्तीफा क्यों दे रही है? क्या समर और उसके बीच कुछ हुआ था? यह सोचकर अन्विता ने तय किया कि बाद में वह समर से ठीक से बात करेगी और पूछेगी कि जूही के साथ उसने ऐसा क्या किया कि वह इस्तीफा दे रही है। मैडम, मुझे जल्द ही अपनी नई कंपनी में रिपोर्ट करना है, इसलिए मैं अब और नहीं रुकूंगी। आपने मुझे जो कॉफी पिलाई उसके बदले में बस आपको इतना याद दिलाना चाहती हूं, अपने सामने मौजूद लोगों की कदर कीजिए और उन्हें खोने के बाद पछताने का इंतजार मत कीजिए। बस इतना ही। मैडम, अलविदा। इतना कहकर जूही ने अपना बैग उठाया और उठ खड़ी हुई। पूरी मुलाकात 5 मिनट से भी कम की थी। अन्विता बेवकूफ नहीं थी, वह समझ गई कि जूही उससे मिलने खास तौर पर आई थी, लेकिन उसे समझ नहीं आया। उसे जूही और समर के बीच का रिश्ता समझ नहीं आया, और यह भी समझ नहीं आया कि जूही उसे किसी की कदर करने की सलाह क्यों दे रही है। क्या समर मुझे छोड़कर चला जाएगा? असंभव। उसने तो आज साफ कहा था कि अब से वह हमेशा मेरी मदद करेगा। वह अचानक बिना वजह मुझे छोड़कर क्यों जाएगा? संदेह और उलझन में अन्विता ने समर का नंबर डायल किया। समर, मैं कंपनी के नीचे वाली कॉफी शॉप में हूं। मुझे जूही मैम के इस्तीफे के बारे में बात करनी है। अन्वी, मुझे माफ करना, घर पर कुछ काम पड़ गया है और मुझे घर जाने के लिए निकलना पड़ेगा। क्या हम मेरे लौटने पर इस बारे में बात कर सकते हैं? इतनी जल्दी? तुम कब वापस जा रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, मैं पहले ही एयरपोर्ट के लिए निकल चुका हूं। मेरी चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूं। अभी के लिए बस इतना ही। मां का फोन था, मैं रख रहा हूं। बीप बीप बीप। कॉल कट गई। अन्विता का मूड और भारी हो गया। वह कुछ देर तक कॉफी शॉप में अकेली बैठी रही, फिर उठी और घर के लिए गाड़ी चलाकर निकल गई। जैसे ही वह घर पहुंची, उसे बेडरूम से सरसराहट की आवाज सुनाई दी। अन्विता ने बेडरूम का दरवाजा खोला और देखा कि विवान फर्श पर बैठा है और अपने तह किए हुए कपड़ों को एक एक करके सूटकेस में बड़े करीने से रख रहा है। विवान को देखकर, जो पहले से ही परेशान थी,
अन्विता और चिड़चिड़ी हो गई। कठोर चेहरे और ठंडे स्वर में उसने पूछा, इतनी देर रात तुम कहाँ जाने की योजना बना रहे हो? हमारा तलाक हो चुका है, अब हमारे लिए साथ रहना उचित नहीं है। मैं आज रात ही घर छोड़कर जा रहा हूं। विवान ने बिना ध्यान भटकाए अपना काम जारी रखा। यह सुनकर अन्विता और ज्यादा भड़क गई। कंपनी में इतनी बड़ी समस्या हो गई है और उसका पति न तो मदद कर रहा है, उल्टा उसे और असहज किए जा रहा है। सुबह तलाक और अब रात को घर छोड़कर जा रहा है। जैसे जैसे वह सोचती गई, उसका गुस्सा बढ़ता गया। उसने उसे रोकने की कोशिश छोड़ दी और ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, तो अपना सामान पैक करो और मेरे घर से निकल जाओ, और हां, जाते समय चाबी यहीं छोड़ना। मैं नहीं चाहती कि कोई भी अनजान व्यक्ति मेरे घर में आए। इतना कहकर अन्विता मुड़ी और कमरे से बाहर चली गई। धड़ाम, दरवाजा जोर से बंद हो गया और विवान अकेला फर्श पर बैठा अपना सूटकेस व्यवस्थित करता रहा। विवान ने कड़वी मुस्कान के साथ सामान समेटना जारी रखा। क्योंकि सामान बहुत था, इसलिए सब कुछ पैक करने में लगभग आधा घंटा लग गया। अपना भारी सूटकेस घसीटते हुए विवान कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, मैंने देखा कि अन्विता बैठक में चुपचाप अकेले बैठकर शराब पी रही थी। अपने पीछे की आवाज सुनकर अन्विता ने मुड़कर देखा और फिर अपना सिर वापस घुमा लिया। उसके गाल लाल थे, साफ था कि उसने काफी पी रखी थी। मैंने चाबी यहीं छोड़ दी है, अपना ख्याल रखना। विवान ने लिविंग रूम में कॉफी टेबल पर चाबी रखी, फिर पीछे मुड़े बिना सूटकेस घसीटते हुए बाहर निकल गया। खांसी खांसी खांसी। जैसे ही विवान ने दरवाजे की मूठ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने पीछे से अन्विता की तेज खांसी सुनी। विवान रुक गया। सहज रूप से मन हुआ कि वह मुड़कर अन्विता को देखे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। क्लिक, दरवाजे की कुंडी घूमी और विवान एक पैर बाहर निकालकर बाहर आ ही चुका था कि विवान, अन्विता की आवाज अचानक सुनाई दी। इसके तुरंत बाद तेज कदमों की आहट आई। इससे पहले कि विवान मुड़ पाता, उसे अचानक पीठ पर एक कोमल स्पर्श का एहसास हुआ और अन्विता के शरीर की गर्माहट भी। कृपया मुझे छोड़कर मत जाओ। अन्विता ने उसे पीछे से गले लगा लिया। उसकी आवाज अब पहले जैसी तीखी नहीं थी। विवान ने धीरे से भरी, अन्विता, अब हमारे लिए यह असंभव है, जाने दो। चलो एक दूसरे को थोड़ी इज्जत के साथ छोड़ देते हैं। अन्विता सिसकते हुए रुंधे स्वर में बोली, तुमने मुझसे जीवन भर अच्छा व्यवहार करने का वादा किया था। तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकते, नहीं तोड़ सकते। विवान के दिल में दर्द की एक लहर दौड़ गई। उसने जबरदस्ती अन्विता के हाथ अपनी कमर से हटा दिए। सिर घुमाकर उसने अन्विता की ओर देखा और कहा, हां, मैंने कहा था, लेकिन तुमने पहले मुझे धोखा दिया। अन्विता ने तुरंत समझाया, मैंने ऐसा नहीं किया। हां, मैंने समर को कंपनी में रखा, लेकिन हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। विवान मुस्कुराया। उसके दिमाग में समर द्वारा भेजी गई तस्वीरें कौंध गईं। हो सकता है समर ने जानबूझकर ऐसा किया हो। शायद अभी तक उनके बीच कुछ हुआ भी न हो। लेकिन अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो क्या यह बस समय की बात नहीं थी कि कुछ हो जाए? क्या उसे तलाक से पहले अपनी पत्नी के सचमुच धोखा देने का इंतजार करना चाहिए? अन्विता, भावनात्मक बेवफाई भी बेवफाई ही है। शारीरिक बेवफाई की तरह यह भी एक सीमा पार कर देती है और दोनों ही माफ करने लायक नहीं है। विवान की आवाज शांत थी। अन्विता ने हठपूर्वक कहा, नहीं, यह अलग है। मैं तुमसे प्यार करती हूं। विवान ने कहा, नहीं, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। अगर तुम मुझसे प्यार करती तो यह जानते हुए भी कि मुझे बुरा लगेगा, तुम जानबूझकर मेरी भावनाओं को नजरअंदाज नहीं करती। तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? मैंने कहा था समर और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? और तुम तलाक क्यों चाहते हो? तुम जानते हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अन्विता रोने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और आंसू बिना रुके उसके गालों पर बह रहे थे। अन्विता, क्या तुम अब भी मुझसे झूठ बोलना चाहती हो? वह तुम्हारा पूर्व प्रेमी है, वही सफेद चांदनी जिसे तुम भुला नहीं पाई और तुम्हारे मन में हमेशा से उसके लिए भावनाएं रही हैं। अन्विता की लाल, आंसुओं से भरी आंखें देखकर विवान को सहानुभूति नहीं हुई, उसे सिर्फ गुस्सा आया। मैं तुम्हारे और उसके बारे में सब जानता हूं। वह वापस क्यों आया? क्या तुमने कभी सोचा? तुम्हारी कंपनी के अच्छा करने के बाद ही वह वापस क्यों आया? क्या तुमने कभी सोचा? जिस औरत से वह कभी दिल से प्यार करता था, उसी को देखकर विवान अब चुप नहीं रह सका। वह अन्विता को सच बताना चाहता था, समर के लौटने का मकसद बताना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, अन्विता के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। वह रोना बंद कर चुकी थी, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ गया था। तुम्हें सब पता था।
तुम्हें किसने बताया? क्या यह महत्वपूर्ण था? विवान की भौहें तन गईं। बेशक यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिसने तुम्हें यह बताया है वह हमारे बीच कलह पैदा करना चाहती है। वह चाहती है कि हम तलाक ले लें। अन्विता ने दांत पीसते हुए गुस्से से भरी आंखों से पूछा, बताओ तुम्हें यह सब किसने बताया? विवान चिल्लाया। बस। अन्विता स्तब्ध रह गई। वह विवान को खाली निगाहों से देखती रही। एक पल के लिए वह असामान्य रूप से चुप रही। अन्विता, आज से पहले मैं तुम्हारा पति था। क्या तुम्हें लगता है मुझसे ये बातें छुपाना सही था? और अब जब दूसरे लोग मुझे बता रहे हैं तो तुम्हें न पछतावा है, न अपराधबोध, उल्टा तुम्हें लगता है कि दूसरों को मुझे नहीं बताना चाहिए था। अन्विता, तुम सोच क्या रही हो? तुम्हारे मानदंड इतने बिगड़े हुए क्यों हैं? अब तुम मुझे अजनबी जैसी लगती हो। तुम वो लड़की नहीं रही जो कभी मेरे प्रति कोमल और स्नेही हुआ करती थी। हमारे बीच सब खत्म हो गया है। मैंने हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे भुला दिया है और मैं अब इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहता। विवान ठंडे लहजे में बोला। वह अन्विता के साथ सब कुछ पूरी तरह खत्म करने के लिए दृढ़ था। अन्विता ने सिर जोर से हिलाया और समझाने की कोशिश की, नहीं पतिदेव, प्लीज मेरी बात सुनो। मैंने समर को सिर्फ उसे गुस्सा दिलाने के लिए, उससे बदला लेने के लिए वापस लाया था, क्योंकि उसने उस समय मुझे छोड़ दिया था। बाद में मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके पास संपर्क और संसाधन होंगे, इसलिए मैं उसका फायदा उठाना चाहती थी। विवान अब और नहीं सह सका। उसने बीच में ही काट दिया। इसका मुझसे क्या लेना देना है? यह तुम्हारे और उसके बीच का मामला है। बदला लेना है तो लो, इस्तेमाल करना है तो करो, लेकिन मुझे इसमें मत घसीटो। तुम दोनों के इस गंदे रिश्ते से मुझे घिन आती है। इतना कहकर विवान ने सूटकेस घसीटा और पीछे मुड़े भी बिना तेज कदमों से वहां से निकल गया। विवान, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, फिर भी तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो? मैंने कहा था, मेरे दिल में तुम ही हो। फिर भी तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? क्यों? अन्विता बेबस होकर चीखी। विवान को दृढ़ निश्चय के साथ जाते देखकर वह वहीं जमीन पर बैठ गई और धीरे धीरे रोने लगी। विवान आवासीय परिसर के गेट के पास खड़ा सूटकेस संभाल रहा था। कुछ ही देर बाद एक लाल रंग की स्पोर्ट्स कार उसके सामने आकर रुकी। आन्या ड्राइव कर रही थी। घर से निकलने से पहले विवान ने आन्या से संपर्क किया था और किसी को भेजकर उसे लेने को कहा था। यंग मास्टर विवान, क्या इसे ओवरटाइम माना जाएगा? आन्या कार से उतरी और डिग्गी खोलकर सूटकेस रखने में मदद करने लगी। बोलते समय उसने विवान को एक चंचल मुस्कान दी। विवान मुस्कुराया। नहीं, इससे कुछ नहीं होता। मैंने किसी को भेजने के लिए कहा था, ये तो नहीं कहा था कि तुम खुद आओ। यह तुम्हारी अपनी मर्जी थी। आन्या ने मुंह फुलाकर दयनीय स्वर में कहा, छी, बड़े लोग बिल्कुल निर्दयी होते हैं। उन्हें तो बस हम जैसे गरीब मेहनतकश लोगों से काम करवाना आता है। आन्या के इस नाटक को देखकर विवान हंस पड़ा। अगर तुम दयनीय हो तो दुनिया में फिर कोई दयनीय नहीं है। दोनों कार में बैठ गए। थोड़ी देर बाद कार एक विला के सामने रुकी। आन्या ने ट्रंक खोला और सूटकेस बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन सूटकेस इतना भारी था कि काफी कोशिश के बाद भी वह उठा नहीं पाई। विवान चुपचाप एक तरफ खड़ा देखता रहा। होठों पर हल्की मुस्कान थी। तुम किस पर हंस रहे हो? आन्या थोड़ा शर्मा गई। उसने विवान को घूरते हुए कहा, क्या तुमने इस सूटकेस में पत्थर भर दिए हैं? इतना भारी कैसे है? विवान आगे बढ़ा और एक हाथ से सूटकेस उठा लिया। उसने हैंडल खींचा और कहा, ठीक है, काफी देर हो गई है, अब तुम घर जाओ। घर पहुंचकर मुझे मैसेज कर देना कि तुम सुरक्षित हो। ओह, आन्या ने आज्ञाकारी तरीके से सिर हिलाया और चुपचाप फोन निकाल लिया। विवान मुड़ा और विला के गेट की ओर चल पड़ा। मैंने अभी अपनी चाबी से दरवाजा खोला ही था कि अचानक फोन बज उठा। जिज्ञासा में विवान ने स्क्रीन देखी। आन्या का मैसेज था, यंग मास्टर, मैं घर आ गई हूं। मैसेज पढ़कर विवान एक पल के लिए ठिठक गया। उसने सिर घुमाया। आन्या उसकी ओर ही आ रही थी। विवान ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? आन्या ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, छोटे मालिक को सूचित कर रही हूं, मैं भी यहीं रहती हो। तुम यहां रहती हो? विवान अभी कुछ समझ ही रहा था कि आन्या उसके पास से निकल गई। दरवाजा खोला और बड़ी सहजता से सफेद खरगोश वाली चप्पलें पहन ली। उसने पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, यंग मास्टर, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी अंदर आइए। विवान दरवाजे पर ही खड़ा रहा। भौहें सिकुड़ गईं। क्या मैंने तुमसे मेरे लिए विला किराए पर लेने को नहीं कहा था? और तुमने जो किया है? आन्या ने पलकें झपकाई। हाँ, मैं तुम्हें अपना विला किराए पर दे रही हूं। क्या कोई समस्या है? या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे रास्ते में आ रही हूं?
एक अविवाहित पुरुष और महिला का एक साथ रहना ठीक नहीं है। इसमें ठीक न होने जैसा क्या है? तुम किराया दोगे, मैं विला दूंगी। दोनों के लिए फायदे का सौदा है। आन्या के चेहरे पर साफ था कि उसे जरा भी परवाह नहीं। विवान को वहीं खड़ा देखकर उसने फिर कहा, अरे यूं ही खड़े मत रहो, अंधा हो, मैंने खाना बना लिया है, ठंडा हो जाएगा। विवान ने एक पल सोचा, फिर अंदर चला गया। घर में प्रवेश करने के बाद दोनों ने अपना सामान दूसरी मंजिल के गेस्ट रूम में रख दिया। ठीक है, खाने से पहले हाथ धो लो। आन्या खुश चेहरे के साथ नीचे चली गई। मेज पर 3 सब्जियां और एक सूप था, 2 नॉनवेज डिश, एक सब्जी और खीरे अंडे का सूप। बहुत भव्य नहीं था लेकिन बुरा भी नहीं। आन्या रसोई में गई, 2 प्लेटों में चावल परोसे और 2 चम्मच लेकर आ गई। मैंने खाना बनाना प्रैक्टिस किया है, आओ चखो। आन्या की उम्मीद भरी निगाहें देखकर विवान ने हल्का सा सिर हिलाया। उसने एक टुकड़ा उठाया और खाया। ध्यान से चबाकर निगलने के बाद उसने कहा, अच्छा है। आन्या इस जवाब से साफ संतुष्ट नहीं थी। हम मानक तो बहुत ऊंचे हैं। उसने नाक सिकोड़ी। फिर दोनों ने खाना खाना शुरू कर दिया। खाने के दौरान विवान ने अगले दिन नया विला किराए पर लेने की बात कही और वजह भी बताई। मुख्य चिंता यह थी कि वह एक पुरुष है जो आन्या के साथ रह रहा है। अगर लोगों को पता चला तो गलत असर पड़ सकता है, और असर विवान पर नहीं, आन्या पर पड़ेगा। आन्या इंदौर में एक चर्चित सीईओ थी और बहुत से लोग उस पर नजर रखते थे। अगर लोगों को पता चल गया कि आन्या उसके साथ रह रही है तो कौन जाने कैसी कैसी अफवाहें बने। तो क्या हुआ अगर अफवाहें उड़ी? इससे अच्छा तो यह है कम से कम लोग यह अफवाह नहीं फैलाएंगे कि मुझे महिलाएं पसंद हैं। आन्या ने कोई साफ जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में हल्की सी उम्मीद भी झलक गई। इस जवाब और उस नजर ने विवान को थोड़ा असहाय कर दिया। जब आन्या को आपत्ति नहीं थी तो विवान के पास भी खास कहने को कुछ नहीं था। विवान ने एक पल सोचा, फिर कहा, चूंकि यह साझा जगह है तो किराया बाजार के हिसाब से है, लेकिन पूरे विला का है। और वैसे भी मालिक मुझ जैसी खूबसूरत महिला को रोज देखना अपने आप में एक सुविधा है। तुम मोलभाव तो नहीं करोगे, है ना? आन्या ने तुरंत बात काट दी, फिर जोड़ दिया, और मैं कभी कभी खाना भी बनाती हूं, तुम्हारा खाने का खर्च भी बचेगा। विवान। उस रात और कुछ नहीं कहा गया। अगले दिन विवान सुबह जल्दी उठा और नाश्ता तैयार किया। मैं खाना खा ही रहा था कि गलियारे से कदमों की आहट सुनाई दी। कुछ देर बाद आन्या की हैरान आवाज आई, ओह छोटे मालिक, तुम खाना बना सकते हो। विवान ने उसे देखते हुए चिढ़कर कहा, बकवास बंद करो, कितना समय हो गया है, जल्दी खाओ फिर मुझे कंपनी छोड़ो। जी श्रीमान। आन्या खिलखिलाकर हंस पड़ी। वह जल्दी से आई, कुर्सी खींचकर बैठी और खाना खाने लगी। हम यंग मास्टर, तुम्हारे हाथ का स्वाद इतना अच्छा कैसे है? आन्या के गाल फूल गए थे। उसकी साफ काली सफेद आंखें आश्चर्य से चमक रही थीं। मैंने खाना बनाना प्रैक्टिस किया है। विवान ने ठीक वही दोहराया जो आन्या ने पिछली रात कहा था। आन्या का चेहरा लाल हो गया, उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। आन्या का खाना खाने लायक था लेकिन स्वादिष्ट नहीं था और देखने में भी खास नहीं लगता था। विवान का खाना देखने में भी अच्छा और स्वाद में भी। आधे घंटे बाद दोनों समुद्रिका इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर पहुंचे। आज विवान का कंपनी का कार्यभार संभालने का पहला दिन था और उसने इस मौके के लिए काला सूट पहना था। नमस्कार मैम। सुप्रभात मैम। लिफ्ट की ओर जाते हुए कई लोगों ने आन्या को अभिवादन किया। इस दौरान सबकी नजर आन्या के साथ खड़े विवान पर टिक गई हैरानी से। दोनों के लिफ्ट में जाने के बाद जिन कर्मचारियों ने अभिवादन किया था वे कंपनी के ग्रुप चैट में गपशप करने लगे। ये क्या है? सीईओ आन्या किसी हैंडसम आदमी को साथ लेकर क्यों आई? कौन सा हैंडसम आदमी? झूठ मत बोलो, सबको पता है सीईओ आन्या का रुझान अलग है। सच में मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने भी देखा और मानना पड़ेगा मैम की पसंद बहुत अच्छी है। उनका बॉयफ्रेंड बहुत ही हैंडसम है। बॉयफ्रेंड? सच में ये तो बहुत बड़ी खबर है। मुझे भी यही लगता है। तुमने शायद नहीं देखा, आज मैम मुस्कुराते हुए कंपनी में आई। क्या वो शांत स्वभाव वाली देवी भी मुस्कुराती है? फोटो है तो दिखाओ, दफा हो जाओ कहीं और जाकर भड़काओ। कंपनी के ग्रुप चैट में हंगामा मच गया, लेकिन जिनके बारे में बात हो रही थी आन्या और विवान, उन्हें इसकी भनक तक नहीं थी। सीईओ के कार्यालय में निजी लिफ्ट से प्रवेश करने के बाद आन्या ने विवान के लिए एक कप कॉफी डाली। यंग मास्टर, मेरे कंप्यूटर में कंपनी की पूरी जानकारी है, आप पहले एक नजर डाल लीजिए। देखने के बाद मैं करीब 11 बजे एक हाई लेवल मीटिंग बुलाऊंगी जिसमें आपकी पहचान की घोषणा की जाएगी। मीटिंग में जल्दबाजी नहीं, पहले मुझे सामग्री देख लेने दो।
विवान ने हल्के से सिर हिलाया। वह सीईओ की कुर्सी पर बैठा और डेस्कटॉप पर एक फोल्डर खोल दिया, लेकिन स्क्रीन पर ढेर सारी खूबसूरत एनीमे कैरेक्टर्स की तस्वीरें थीं। अरे ये वो फाइल नहीं है, इस पर क्लिक मत करना। आन्या ने नजर पड़ते ही झट से आगे बढ़कर माउस खींच लिया और फोल्डर बंद कर दिया। फिर उसने दूसरा फोल्डर खोला और स्क्रीन पर बड़ा कर दिया। इसमें कंपनी की सारी जानकारी है, पिछले कुछ सालों की ग्रोथ दिशा, प्रोडक्ट डिटेल्स और सीनियर मैनेजमेंट की जानकारी। आन्या शर्माते हुए भी धैर्य से समझाने लगी, ठीक है, मदद के लिए धन्यवाद। विवान भी फाइलें देखते हुए थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। समय बीतता गया। इसी दौरान सचिव ने दरवाजा खटखटाया और काम की रिपोर्ट देने अंदर आई। हालांकि यह सब ऑफिस के लाउंज एरिया में हुआ। जाने से पहले सचिव ने चुपके से ऑफिस के अंदर बैठे विवान पर एक अजीब सी नजर डाली। आन्या ने कोई सफाई नहीं दी, बस ऐसा दिखाया जैसे उसने देखा ही नहीं। उधर वर्मा ग्रुप अपने वरिष्ठ अधिकारियों की एक आपात बैठक कर रहा था। कंपनी के चेयरमैन हरीश वर्मा भी मौजूद थे, जो बहुत कम होता था। समुद्रिका ने सहयोग रद्द किया और हमारी मुख्य अर्न इंजीनियर भी चली गई। इस पर आपके क्या विचार हैं? हरीश वर्मा का चेहरा भारी था। समुद्रिका के सहयोग रद्द करने के बाद वर्मा परिवार ने हांचुरी अपना आधा व्यवसाय खो दिया था और मुख्य अर्न इंजीनियर के जाने से वह परियोजना अधर में लटक गई थी, जो दवा के गहन अनुकूलन से सीधे जुड़ी थी। ये दोनों घटनाएं वर्मा परिवार के लिए बड़ा झटका थीं। नीचे बैठे अधिकारियों का समूह सिर झुकाए था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहा जाए। उन्हें कल रात ही पता चला था और उन्हें वजह भी नहीं मालूम थी। जब किसी ने नहीं बोला तो हरीश वर्मा ने भौहें चढ़ाईं और नीचे दाहिनी ओर बैठी अन्विता की तरफ देखा। महाप्रबंधक अन्विता, नए साल से पहले मैंने कंपनी तुम्हें सौंपी थी, बताओ ये सब क्या चल रहा है? पापा, अन्विता बोलने ही वाली थी कि हरीश वर्मा ने ठंडे स्वर में कहा, यह कंपनी है, तुम मुझे चेयरमैन कहोगी? जी। अन्विता ने होंठ दबाकर कहा, समुद्रिका का सहयोग रद्द करना हमारी गलती नहीं है, लेकिन जूही मैम के इस्तीफे के बारे में। हरीश वर्मा ने उंगलियों से मेज पर धीरे धीरे थपथ पाया। कॉन्फ्रेंस रूम में खामोशी और गहरी हो गई। काफी देर बाद हरीश वर्मा ने गंभीर आवाज में पूछा, तुम्हें क्या लगता है समुद्रिका ने जिस खास व्यक्ति का जिक्र किया है वह कौन है? अन्विता ने बिना झिझक कहा, मुझे लगता है समर, उसके पास व्यापक नेटवर्क है। पहले हम विदेशों में चैनल बना पाए, उसमें समर का काफी हाथ रहा है। लेकिन अन्विता की बात पूरी होने से पहले ही हरीश वर्मा ने साफ इनकार कर दिया, यह वह नहीं हो सकता। समर को कंपनी में आए 1 महीना भी नहीं हुआ है, जबकि समुद्रिका के साथ सहयोग 5 साल पहले शुरू हुआ था। उस समय समुद्रिका को यह भी नहीं पता कि समर कौन है। रुककर हरीश वर्मा ने आगे कहा, वैसे भी समर कौन है? क्या समुद्रिका उसे कोई खास इज्जत देगा? अगर वह नहीं तो फिर कौन? अन्विता स्तब्ध रह गई। 5 साल पहले वह और विवान 5 साल पहले ही तो साथ आए थे। क्या यह हो सकता है कि अन्विता की आंखें हल्के से कांप उठी, निगाहों में अविश्वास भर गया। यह बैठक 1 घंटे से अधिक समय तक चली। हालांकि बैठक संतोषजनक नहीं रही। दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों में से किसी का भी समाधान नहीं हुआ। इसके जवाब में चेयरमैन हरीश वर्मा सम्मेलन कक्ष में क्रोधित हो गए और उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को जमकर फटकार लगाई। चेयरमैन का कार्यालय, हरीश वर्मा बॉस की कुर्सी पर बैठे थे। चेहरा उदास था और वे अभी भी गुस्से से उबल रहे थे। मैंने तुम्हें 1 साल से भी कम समय के लिए अधिकार सौंपे थे और तुमने पहले ही इतनी बड़ी समस्या खड़ी कर दी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे भरोसे पर खरी उतरी हो? पापा, इन दोनों बातों के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। समुद्रिका सहयोग रद्द करना चाहता है और जूही मैम इस्तीफा देना चाहती हैं। मैं क्या कर सकती हूं? अन्विता डेस्क के सामने सिर झुकाए दुखी भाव से खड़ी थी। हरीश वर्मा अपना आपा खोना चाहते थे, लेकिन अपनी बेटी का दुखी चेहरा देखकर खुद को रोक गए। यह कंपनी हमारे परिवार की है। उन अधिकारियों को शायद परवाह न हो, लेकिन हमें करनी ही होगी। एक बार समुद्रिका का सहयोग खो दिया तो कंपनी का पतन निश्चित है। दूसरा, जूही के जाने से कंपनी की दवाओं की गुणवत्ता और आगामी परियोजनाओं पर सीधा असर पड़ेगा। इन दोनों मुद्दों का समाधान होना ही चाहिए। हरीश वर्मा ने गहरी सांस ली, बार बार सोचा और फिर गंभीर स्वर में कहा, तुम खुद समुद्रिका जाओ और बात करने की कोशिश करो। अगर काम न भी बने तो कम से कम यह पता लगाकर आओ कि वे किसके बारे में बात कर रहे हैं। साथ ही तुम्हें जूही मैम से दोबारा संपर्क करना होगा। ड्रग ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उन्हें हर संभव तरीके से रोकना होगा।
भले ही यह सिर्फ अतिरिक्त काम हो, उन्हें अपनी कीमत तय करने दो और जब अब तक यह बजट के भीतर है, उनकी शर्त मान लो। अन्विता ने सिर हिलाया। कुछ देर रुकने के बाद हरीश वर्मा ने कहा, व्यापार विभाग पर भी दबाव बनाओ। समुद्रिका के साथ सहयोग खत्म हो गया है तो नए व्यवसाय लाने होंगे और भरपाई करने की हर संभव कोशिश करनी होगी। हर छोटी कोशिश मायने रखती है। वैसे आज की बैठक में हमने व्यापार विभाग के प्रमुख को क्यों नहीं देखा? वे ऐसी बैठक में क्यों नहीं आए? यह सुनकर अन्विता ने तुरंत कहा, समर के घर में कुछ हो गया था, इसलिए वह कल वापस चला गया। हरीश वर्मा की भौहें चढ़ गईं। समर, वह तो कंपनी में सिर्फ 1 महीने से है, वह बिजनेस हेड कैसे बन गया? उनकी नजर अन्विता पर पड़ी, जिसकी आंखें तुरंत दूसरी तरफ चली गईं। हरीश वर्मा ने गुस्सा दबाते हुए पूछा, क्या उसने छुट्टी के लिए उचित प्रक्रिया फॉलो की? अभी तक नहीं। कमीना! हरीश वर्मा ने नाराजगी से मेज पर हाथ पटका। अन्विता, तुम इतने समय से क्या कर रही थी? क्या तुम्हारे मन में अब भी समर के लिए भावनाएं हैं? यह मत भूलो कि तुम शादीशुदा हो। तुम विवान के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अगर विवान ने उस समय लाख न दिए होते तो कंपनी बहुत पहले ही डूब गई होती और हम आज इस मुकाम पर न होते। भले विवान निकम्मा हो, लेकिन समर से बेहतर तो है। कम से कम हमारे परिवार के काम तो आया। और समर, उसने हमारे परिवार या कंपनी के लिए क्या किया है? अन्विता के चेहरे के भाव बदल गए। उसने जल्दी से सिर हिलाया। पापा, मैंने ऐसा नहीं किया। अच्छा है अगर तुमने नहीं किया। मैं समर को तुमसे बेहतर जानता हूं। वो निजी फायदे के बिना कुछ नहीं करेगा। नाकाबिल है, लेकिन डींगे मारने का शौकीन है। तुम दोनों साथ थे तब भी मुझे नहीं लगता था कि वो तुम्हारे लिए सही है, और वैसे भी इतनी जिद के बाद भी। क्या उसने तुम्हें छोड़कर विदेश जाने का फैसला नहीं किया था? मैंने सोचा था 5 साल बाहर रहकर वह कुछ सुधर गया होगा, लेकिन वापस आते ही हमारी कंपनी में घुस आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो अब भी वही है, अब भी निकम्मा। समर का जिक्र आते ही हरीश वर्मा की आंखों में तिरस्कार साफ था। अन्विता ने जल्दी से बचाव किया। पापा, समर उतना बुरा नहीं है जितना आप सोचते हैं। वह सिर्फ 1 महीने से है, लेकिन उसने बहुत सा कारोबार लाया है। यहां तक कि विदेशी चैनल भी उसी की बदौलत। हरीश वर्मा हंस पड़े। विदेशी चैनल? उसका इससे क्या लेना देना है? पापा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? विदेशी चैनल तो समर की ही देन है। किस आधार पर? मैं खुद समुद्रिका गया था, उनकी कंपनी में 3 घंटे से ज्यादा बैठा रहा और सीईओ आन्या से विदेशी चैनल शुरू करवाने की गुहार लगाई। समर का इससे क्या लेना देना? अन्विता हक्का बक्का रह गई। यह कैसे हो सकता है? समर ने साफ साफ कहा था कि यह वही था। यह देखकर कि अन्विता अब भी समर की बात पकड़े बैठी है, हरीश वर्मा और भड़क गए। तुम उसकी हर बात पर विश्वास करती हो। मैंने तुम्हें बहुत पहले बता दिया था, उसके पास जुबान के अलावा कुछ नहीं। तुम मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं करती? अन्विता घबरा गई। पापा, ऐसा नहीं कि मुझे आप पर विश्वास नहीं, बस मुझे उम्मीद नहीं थी कि समर मुझसे झूठ बोलेगा। हरीश वर्मा ने हाथ हिलाया। ठीक है, समर का मामला अभी छोड़ो। सबसे जरूरी बात समुद्रिका और ड्रग ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट है। तुम्हें तुरंत खुद समुद्रिका जाना चाहिए। रवैया ईमानदार होना चाहिए। मैं अभी जाती हूं। अन्विता सिर हिलाकर बाहर निकलने लगी। तभी हरीश वर्मा को कुछ याद आया। और हां, आज तुम्हारी मां का जन्मदिन है। आज रात विवान को घर खाने पर ले आओ। अन्विता एक पल के लिए ठिठक गई, फिर धीमे से बोली, ठीक है। अन्विता का ऑफिस। अपने ऑफिस में लौटकर अन्विता कुर्सी पर बैठी रही, हैरान और परेशान। उसके पिता के शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। समुद्रिका का सहयोग समर से जुड़ा नहीं है। विदेशी चैनल भी समर की वजह से नहीं थे। ऐसा कैसे? अन्विता ने सिर झुका लिया। भावनाएं उलझी हुई थीं। वह हमेशा मानती थी कि समुद्रिका का वर्मा परिवार को सपोर्ट करना और विदेशी चैनल सब समर की वजह से हुआ, लेकिन सोचने पर लगता है समर ने कभी साफ तौर पर यह दावा किया ही नहीं था। वह बस ऐसे वाक्य बोलता रहा जिनमें न पूरा इनकार था न पूरा स्वीकार। सुबह 11 बजे समुद्रिका इंटरनेशनल ट्रेड सीईओ ऑफिस। आन्या चुपचाप माथा मलते हुए अपने ऑफिस एरिया में बैठ गई। यंग मास्टर, मुख्यालय चाहता है कि आप कंपनी का सीधा नियंत्रण संभालें और प्रमुख बने, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि आप बिल्कुल नीचे से शुरू करेंगे। मैं मुख्यालय को यह कैसे समझाऊंगी? अभी थोड़ी देर पहले विवान ने सारी सामग्री देख ली थी और फिर सबसे निचतर से शुरू करने की बात रख दी थी। आन्या ने उसे रोकने और समझाने की भरसक कोशिश की, लेकिन विवान अपनी बात पर अड़ा रहा। आन्या को सचमुच सिरदर्द हो गया। विवान मुस्कुराया। मुख्यालय की चिंता मत करो,
अगर वे पूछे तो बस कह देना कि यह मेरा फैसला है, वे तुम्हें परेशानी नहीं देंगे। विवान का अड़ा हुआ रवैया देखकर आन्या समझ गई कि उसे मनाया नहीं जा सकता। उसने पूछ लिया, कारण बता सकते हैं? पहली बात, पिछले 5 साल मैंने घर गृहस्थी में ही खुद को उलझा कर रखा। मुझे लगता है मैं समाज से कुछ हद तक कट गया हूं। दूसरी बात, मैंने कभी किसी कंपनी में जॉब नहीं की। अभी जो मैंने पढ़ा है वो सिर्फ कागजों की समझ है। अगर मुझे कंपनी सच में चलानी है तो मुझे कंपनी को अंदर से समझना होगा, है ना? आन्या ने बात मान ली। फिर भी नीचे से शुरू करना आसान नहीं था। उसे लगा विवान शायद ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। थोड़ा सोचकर आन्या ने सिर हिलाया। ठीक है, आप यंग मास्टर हैं, जिम्मेदारी आपकी। लेकिन अगर मुख्यालय ने आपको दोष दिया तो जिम्मेदारी आप लेंगे। मुझे बलि का बकरा मत बनाइए। इस कुर्सी तक पहुंचना आसान नहीं था। चिंता मत करो, विवान ने मुस्कुराकर कहा। आन्या ने सुझाव दिया, अगर आप कंपनी समझना चाहते हैं तो पहले बिजनेस सेल्स डिपार्टमेंट में जाइए। सेल्स किसी को भी तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, उन्हें बोल दो मैं आज ही बिजनेस डिपार्टमेंट में रिपोर्ट कर दूंगा। विवान ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गया। तभी सचिव ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आई। मैम, रिसेप्शन ने बताया है कि वर्मा ग्रुप की महाप्रबंधक अन्विता वर्मा आपसे मिलना चाहती हैं। क्या आप मिलने देंगी? अन्विता का नाम सुनते ही आन्या थोड़ा चौंकी। अनायास उसकी नजर विवान पर चली गई, जो अभी तक बाहर नहीं निकला था। सचिव निर्णय का इंतजार कर रही थी, लेकिन आन्या विवान को देख रही थी तो सचिव की नजर भी विवान पर चली गई। विवान बिना किसी भाव के ऑफिस से बाहर निकल गया। आन्या ने एक पल सोचा, फिर कहा, उसे ऊपर आने दो जी। मैम, सचिव चली गई। कुछ देर बाद अन्विता उस फ्लोर पर पहुंची जहां सीईओ ऑफिस था। लेकिन जैसे ही वह लिफ्ट से बाहर निकली, उसने एक ऐसी शक्ल देखी जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। विवान। अन्विता एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। विवान ने अन्विता को देखा, लेकिन अभिवादन नहीं किया। वह सीधे लिफ्ट में चला गया और एक बटन दबा दिया। मिस अन्विता, मैम आपका इंतजार कर रही हैं, सचिव की आवाज गूंजी। ठीक है। अन्विता जैसे तंद्रा से बाहर आई और सचिव पीछे पीछे सीईओ ऑफिस में चली गई। इंदौर की चर्चित सीईओ आन्या की सुंदरता और आभा सामने से देखकर ही महसूस होती है। आन्या के सामने बैठते ही अन्विता के भीतर एक अजीब सी हीनता उभरी। मैम नमस्कार, मैं परिचय की जरूरत नहीं, मैं आपको जानती हूं। अन्विता अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही आन्या ने काट दिया। मिस अन्विता, जो कहना है कहिए। मैं व्यस्त हूं, अन्विता ने सीधे मुद्दे पर आकर कहा। मैम, मैं समुद्रिका और वर्मा ग्रुप के बीच सहयोग पर चर्चा करने आई हूं। मुझे पता है हमारी क्षमता समुद्रिका के स्तर से बहुत नीचे है, लेकिन हम कुछ रियायतें दे सकते हैं। मैं चाहती हूं कि समुद्रिका सहयोग जारी रखे। आन्या के चेहरे पर उदासीनता थी। मुझे खेद है मिस अन्विता, आपको गलतफहमी हुई है। समुद्रिका को ऐसे छोटे मुनाफे की परवाह नहीं। अगर होती तो हम 5 साल तक आपके साथ सहयोग ही क्यों करते। और सहयोग पर चर्चा करनी है तो आपको बिजनेस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, मेरे पास नहीं। ऐसे काम कर्मचारी संभालते हैं। जिन सहयोगों में मेरी रुचि होती है उनकी शुरुआत कम से कम 10 करोड़ के छोटे लक्ष्य से होती है। उससे नीचे की चीजों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। अगर और कोई बात नहीं है तो आप जा सकती हैं। इतना कहकर आन्या ने नजरें नीचे कर ली और दस्तावेज पलटने लगी। अन्विता को शर्मिंदगी महसूस हुई। वर्मा ग्रुप का सबसे बड़ा सहयोग यहां सीईओ के सामने बैठकर बोलने लायक भी नहीं। उस विरोधाभास ने उसके चेहरे पर जलन जैसी चुभन भर दी, मानो किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। फिर भी अन्विता ने हिम्मत करके पूछा, मैम, अगर मैं पूछ सकूं तो जब समुद्रिका हमें इतना छोटा मानती है, फिर 5 साल पहले हमारे साथ सहयोग क्यों शुरू किया? आन्या ने बिना ऊपर देखे कहा, सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से। अन्विता की आंखों में चमक आ गई। क्या आप बता सकती हैं वह व्यक्ति कौन है? नो कमेंट। अन्विता की आवाज धीमी हो गई। क्या वह विवान है? आन्या ने ऊपर देखा, आंखों में ठंडापन था। मिस अन्विता, आप मेरे काम में बाधा डाल रही हैं। सचिव, गेस्ट को बाहर तक छोड़ दीजिए। सचिव तुरंत आ गई। मिस अन्विता, प्लीज। अन्विता अनिच्छा से बाहर निकली। बाहर पार्किंग में समुद्रिका से निकलकर वह अपनी कार में बैठ गई। कंपनी वापस जाने के बजाय उसने पूरी बातचीत को दिमाग में दोहराया। आन्या 10 करोड़ से नीचे के सहयोग में रुचि नहीं रखती। आन्या का रवैया एकदम सख्त था। सहयोग की वजह एक व्यक्ति था 5 साल पहले, और विवान वही तो एकमात्र व्यक्ति है जो 5 साल पहले से उसके साथ है, क्योंकि वही साल था जब उसकी शादी हुई थी। लेकिन विवान और समुद्रिका आन्या का क्या संबंध?
अचानक एक सुराग बिजली की तरह चमका। रुको, विवान अभी अभी समुद्रिका में दिखा। यह सोचते ही अन्विता ने तुरंत फोन निकाला और विवान को कॉल किया। कॉल लगती रही लेकिन विवान ने नहीं उठाया। उसने 3 बार और किया। चौथी बार डायल करते ही फोन स्विच ऑफ हो गया। कमबख्त, अन्विता गुस्से से आग बबूला हो दिया और फोन यात्री सीट पर पटक दिया। कुछ देर बाद वह थोड़ी शांत हुई। उसने कई संभावनाएं सोची, लेकिन उसे सबसे ज्यादा यही लगा, या तो आन्या विवान को जानती है या फिर आन्या विवान को पसंद करती है। और जैसे ही विवान से मेरा तलाक वाला कागज साइन हुआ, समुद्रिका ने सहयोग रद्द कर दिया। अन्विता को लगा वजह सामने है। एक बार संयोग हो सकता है, 2 बार नहीं। दुनिया में इतने संयोग नहीं होते। विवान, क्या तुम मुझसे बदला लेने के लिए आन्या से समुद्रिका का सहयोग रद्द करवा रहे हो? अगर ऐसा है तो तुम निराश हो जाओगे। मैं अन्विता, समुद्रिका के लिए तुम्हारे आगे कभी नहीं झुकूंगी। वह दांत पीसते हुए सोचती रही। कल रात उसने जानबूझकर पी थी। नशे में उसने रवैया नरम किया, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विवान ने बिना हिचक इनकार कर दिया। वर्मा परिवार की बेटी, वर्मा एंटरप्राइजेज की महाप्रबंधक और भावी उत्तराधिकारी होने के नाते उसके पास अपना गर्व था। वह उसे रोकने की कोशिश कर सकती थी, लेकिन सिर झुकाकर माफी नहीं मांगेगी। 10 मिनट बाद समुद्रिका सीयू ऑफिस। आन्या ने फोन ऑन किया और यह देखकर कि अब कोई कॉल नहीं आ रही, उसने ऐशों खोला। सबसे ऊपर वाले चैट बॉक्स पर उसने लगभग बिना सोचे क्लिक किया और विवान के नाम के साथ एक नोट जोड़ दिया। प्यारी सचिव। नोट देखकर आन्या के होंठों पर शरारती मुस्कान आ गई। यह फोन विवान का था। वह जल्दी में निकला और फोन ले जाना भूल गया था। आन्या उसे नीचे ले जाने के मूड में नहीं थी, इसलिए उसने सोचा विवान खुद लौट कर ले जाएगा। लेकिन इसी बीच अन्विता बार बार कॉल करने लगी, जिससे आन्या चिढ़ गई और उसने फोन बंद कर दिया। वर्मा ग्रुप में अन्विता ने अपने अनुमान और आन्या के रवैये की बात साफ साफ बता दी। जब हरीश वर्मा ने सुना कि समुद्रिका का सहयोग विवान से जुड़ा हो सकता है, तो उनके चेहरे पर संदेह साफ था। ये सब सिर्फ तुम्हारे अंदाजे हैं, सबूत है कोई? एक बार संयोग हो सकता है, लेकिन 2 बार? और आज मेरी समुद्रिका में विवान से मुलाकात हुई। हरीश वर्मा को अब भी यकीन नहीं हुआ। 5 साल ससुर रहने के बाद उन्हें लगता था वे विवान को जानते हैं। विवान एक रीढ़ विहीन, महत्वाकांक्षा रहित आदमी है। ऐसे आदमी का समुद्रिका की सीईओ से क्या संबंध? और आन्या के रुतबे को देखते हुए विवान जैसे आदमी में उसकी दिलचस्पी कैसे हो सकती है? अन्विता बेचैन हो गई। पापा, अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं तो आप खुद उससे पूछ लीजिए, लेकिन मुझे लगता है समुद्रिका का सहयोग रद्द होना विवान की वजह से ही है। हरीश वर्मा ने गंभीर स्वर में कहा। पूछूंगा, लेकिन अभी नहीं। आज रात डिनर टेबल पर मैं खुद उससे आमने सामने पूछूंगा। अन्विता ने कहा, लेकिन मेरा तो उसे तलाक हो चुका है। हो सकता है वह आज रात घर भी न आए। तुमने सिर्फ कागज पर साइन किया है। तलाक का प्रमाण पत्र अभी नहीं मिला। जब तक प्रमाण पत्र नहीं मिलता, वह वर्मा परिवार का दामाद ही रहेगा। लेकिन कोई बहाना नहीं। उससे संपर्क करो और सुनिश्चित करो कि वह आज रात खाने पर आए। बस कह देना चेयरमैन ने कहा है। मुझे नहीं लगता वह मेरी बात टालेगा। अन्विता के पास सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है।